या करेक्ट। तो ईटीआर फाइंड आउट करने के दो मेथड थे, एक सेंसस मेथड था, एक एग्जैक्ट मेथड था। सेंसस इज मोर लाइक द ट्रेपीजियम मेथड दैट वी हैव डन राइट इन थियोरी एज वेल। तो वो अपना है सेंसस मेथड। एग्जैक्ट मेथड क्या है, आप एग्जैक्ट निकालो कि किस एज पे बंदा का एक्सपोजर रिस्क स्टार्ट हुआ, आप एग्जैक्ट निकालो एक्सपोजर रिस्क कब खत्म हुआ, दोनों का डिफरेंस लो, आप एक्सपोजर रिस्क उस लाइफ के लिए निकाल लोगे, सारे लाइफ के लिए एक्सपोजर रिस्क का सम ले लो, यू विल गेट अ टोटल ईटीआर। हाँ कि ना, बताओ ये फंडा क्लियर है? अच्छा। आप इसमें क्या करते हो सेंसस मेथड पे, सेंसस मेथड पे फॉर एग्जांपल आप 5 साल का निकालो, फॉर एग्जांपल आप 2005 से 2009 का दिखा रहे हो, 5 6 7 8 9 राइट, 5 6 7 8 9। तो आप उन 5 पॉइंट्स पे 1 जनवरी 2005, 1 जनवरी 2006, 7 8 9 और 10 राइट, 6 पॉइंट पे आप क्या देखोगे, यू विल लुक एट 6 पॉइंट्स, व्हाट इज द एक्सपोज टू रिस्क एट दो 6 पॉइंट्स। आप दोनों एंड्स वाले को हाफ हाफ वेटेज दोगे और बाकी को फुल वेटेज दोगे, और वैसे अपना एक एवरेज फॉर्म में एक एक्सपोजिव रिस्क निकालोगे। बताओ हाँ कि ना, याद है सबको? हाँ सर। ऑन अ हाई लेवल ये था अपना दोनों एक्सपोजिव रिस्क में। अच्छा, अब सेंसस, अब इसमें आर रिलेटेड अपने क्या सबसे इंपॉर्टेंट तो एक चीज जो हमने आर में इसमें पढ़ी वो क्या थी, एज डॉट डेट यूज करना। याद है सबको? वी लाइक यूज द लॉट ऑफ दिस, क्योंकि अपने को इन जो इनपुट डेटा होगा वो यूजुअली क्या होता है, कैरेक्टर फॉर्मेट में होता है। तो अपने को क्या करना पड़ा था, इस कैरेक्टर फॉर्मेट को कन्वर्ट करके इसमें करना पड़ा था। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ D1 जिसमें मैं स्टोर कर लूं व्हाट, मंथ राइट, मंथ sorry day, dd, mm and yy, ठीक है, something like this. Now if I want to convert it into a date format, how will I do it? कौन सा फंक्शन यूज करूंगा बताओ? एज डॉट डेट। एज डॉट डेट यूज करेंगे राइट। सबसे पहले क्या, जहां पे अपना डेट स्टोर्ड है, फिर अपने ये वाला जो टाइप है ना ट्राई फॉर्मेट्स, वो डालना है फिर अपने को, ठीक है। तो अपने को बताना होगा ना ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सोचो कितने डेट फॉर्मेट्स यूज होते हैं, अपने को बताना होगा पहले डेट है, फिर मंथ है, फिर वाई वाई है। तो पहले अगर डे है तो %d, अपने देखो सबके बीच में स्लैश है तो %m, और लास्ट वाला सबसे इंपॉर्टेंट है %Y। कोई बता सकता है कैपिटल वाई और स्मॉल वाई में क्या अंतर है? किसी ने ट्राई किया था क्या कभी देखने का? सर करा था, बहुत ज्यादा अजीब, मतलब वो रीड नहीं कर रहा था, वो अजीब ही आ रहा हाँ था अजीब बता। आ जाता है ना। तो वो क्या हो जाता है ना, मैं बताता हूँ। तो व्हाट हैपेंस इज, वो जब स्मॉल वाई होता है ना, तब वो अज्यूम कर रहा है आप लास्ट में केवल 2 अक्षर दे रहे हो ईयर के लिए, ठीक है। तो कभी कभी आप इसको 010112 भी लिख सकते हो ना इस डेट को। हाँ जब वैसे लिखो तब स्मॉल वाई, जब चारों अक्षर लिखो तब कैपिटल वाई, ठीक है। क्लियर है, बताओ हाँ कि ना? सर कब कर सकते हैं स्मॉल वाई हम यूज? जब ईयर में 4 की जगह केवल 2 नंबर हो, ओके गॉट इट। ठीक है। तो वो क्या कर रहा होगा ना, आप जब कर रहे थे ना वो केवल पहले 2 नंबर को यूज कर लेता है हाँ। और उस हिसाब से उसको ईयर असाइन कर देता है। तो इसको 2020 असाइन कर देगा अगर मैं सॉल्व वाई कर दूं तो ये ध्यान रखना है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा D1 में स्लैश नहीं होके डॉट हो तो क्या करेंगे, बताओ? अपने को डॉट फॉर्मेट में लगा देंगे। डॉट देना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए? तो अब कुछ भी है एग्जाम में अपने कर सकते हैं ना, बताओ हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। अच्छा, कन्वर्टेड डेट फॉर्मेट को देख के डरना नहीं है कि अरे मेरा तो ईयर था, मतलब ईयर लास्ट में था, अब ये ऐसा कैसा, ये क्या आ गया। वो अपने आप बाय डिफॉल्ट इसी फॉर्मेट में स्टोर कर लेता है जब डेट फॉर्मेट स्टोर करता है अपनी मेमोरी में, ठीक है। तो इसको देख के अपने को डरना नहीं है। ऑल गुड, यस और नो? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आर में अपने को एग्जैक्ट मेथड से एज 50 लास्ट बर्थडे का अगर अपने को निकालना है, तो अपने को हर लाइफ का यूजुअली क्या दिया हुआ रहता है, अपने को ये दिया हुआ रहता है उसका बर्थ डेट क्या था, अपने को ये दिया हुआ रहता है अगर बर्थ डेट क्या था तो अपने उसका 78 बर्थडे और 50th बर्थडे और 51st बर्थडे निकाल सकते हैं ना। अपने आई थिंक आर के एग्जाम्पल में 78 एंड 71st का था राइट, क्योंकि एज 70 लास्ट बर्थडे निकालना था राइट। क्यों 70 और 50 51st या 70 71st क्यों निकालोगे? क्योंकि जब अपना ईटीआर स्टार्ट और ईटीआर एंड होता है तो ये दोनों यूज होते हैं ना। हाँ। ईटीआर स्टार्ट क्या होता है बताओ, मैक्सिमम ऑफ व्हाट 3 नंबर्स, डेट ऑफ एज लास्ट बर्थडे। एज 50 लास्ट बर्थडे, अगर मुझे एज 50 का बनाना है ना। एज 50 लास्ट बर्थडे, डेट ऑफ एंटरिंग द ऑब्जर्वेशन, हाँ
and date of start of observation, date of start of investigation. करेक्ट। तो तीन चीज होती है, आपने कब पॉलिसी खरीदी, एंट्री डेट, आपका 50वां जन्मदिन कब था वो, और आपका स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन डेट कब था, है ना। तो ये तीन चीज का मैक्सिमम लोगे तो स्टार्ट डेट होगा। तो मुझे 70th बर्थडे चाहिए। अब प्रॉब्लम ये, फॉर एग्जाम्पल बर्थ डेट ये था, अब मैं इसमें +70 ऐड करूंगा तो नहीं चलेगा, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल D1_D में +70 ऐड कर दूंगा तो क्या होगा, केवल 70 दिन ऐड होंगे, ठीक है, और कुछ नहीं होगा। 70 दिन भी नहीं, कुछ और ही, हाँ 70 दिन ऐड हुए हैं, ठीक है। देखो 2 महीना 30 दिन और 10 दिन ऐड हुआ, 11 मार्च तक पहुंचाइए। अपने को क्या करना है, अपने को 70 साल ऐड करने हैं, डे और मंथ को कांस्टेंट रखना है। तो कौन सा फंक्शन सीखा था बताओ तो, As POSIX LT. as.POSIX_LT सीखा था, है ना। ऑल्दो इन्होंने बोल रखा है कि अपने को सीखना जरूरी नहीं है ना। इन्होंने क्वेश्चन में तो यही कह रहा था कि इसको सीखना जरूरी नहीं है, बट मैं आप लोग को एडवाइस करूंगा, समझ लो क्या होता है। तो अपने क्या करेंगे, D1 यूज करेंगे, ठीक है। बताओ हाँ कि ना, उसमें क्या आएगा अपना, बताओ। D1_D देना पड़ेगा, इसमें डेट फॉर्मेट देना पड़ेगा, इसको कहीं स्टोर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको डमी में मैंने एक बार स्टोर कर लिया। अब डमी में आप क्या कर सकते हो, उसमें डॉलर करके आप ईयर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। उसकी खास बात है, आपका एक्सट्रैक्ट हो गया कि 1900 से आपके कितने साल हुए हैं। आप उसमें एज 50 लास्ट बर्थडे का निकालना है, +50 किया, ऑलरेडी जो डमी था उसके ईयर में वापस स्टोर बैक किया, राइट। अब आप अगर DUMM को देखोगे तो देखो +50 इयर्स हो गया, राइट। अब इफ आई वांट टू स्टोर इट बैक समवेयर, अब फॉर एग्जाम्पल D1_D50th बर्थडे अगर मुझे स्टोर करना है तो मैं क्या करूंगा, डेट फॉर्मेट में मुझे चाहिए तो as.date of डमी कर दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। बताओ हाँ कि ना। ऐसे ही 50th बर्थडे निकले, 51st बर्थडे भी निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ETR एंड के लिए मुझे कौन से 3 डेट चाहिए, मिनिमम ऑफ 3 होते हैं। बताओ क्या होता है, Date of 51st, 51 is last birthday. हाँ Date of end of investigation हाँ and date of exit from observation. राइट। एग्जिट यूजुअली क्यों हो सकता है, डेथ की वजह से या मैच्योरिटी की वजह से, है ना। ओके अच्छा, फिर अपने क्या करते थे, ये हमने जो कहा मिन मैक्स निकालते थे, कौन सा फंक्शन यूज करते थे, मिन मैक्स यूज कर लेते थे क्या। अगर फॉर एग्जाम्पल एक डेटा फ्रेम दिया हुआ है, हर रो के इंडिविजुअल 3 चीज का निकाल के मिन निकालोगे तो मैक्स स्टार्ट आएगा, मैक्स निकालोगे तो एंड आएगा। तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, Pmax, पी मिन पी मैक्स, याद है सबको। उसके बाद पूरे कॉलम का सम निकाल लेंगे, टोटल ETR आ जाएगा, ये एग्जैक्ट ETR आया। अगर आपको रॉ मोर्टालिटी रेट निकालना है, नंबर ऑफ डेथ्स काउंट कर सकते हो, डिवाइड करोगे अपना आ जाएगा कि क्या रॉ मोर्टालिटी रेट है। ये हो गया अपना एग्जैक्ट मेथड। सेंसस मेथड में क्या होता था, याद है हमने एक फंक्शन बनाया था, है ना। वो फंक्शन क्या इनपुट्स लेता था, आपका 50th बर्थडे क्या है, 51st बर्थडे क्या है, और क्या लेगा वो बताओ। अगर मुझे डिसाइड करना है बेसिस डेट, तो एक डेट देना पड़ेगा मुझे, एक इनपुट, और एंट्री और डेथ, राइट। इनके बेसिस पे वो क्या निकाल लेगा, और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, इन्वेस्टिगेशन एंड की यहाँ पे सॉरी इतनी कोई जरूरत नहीं थी अपने, क्यों, क्योंकि अपने फिल्टर्ड अपने उसी इन्वेस्टिगेशन वाले डेट्स पे ही टेस्ट करते हैं। बताओ हाँ कि ना, हाँ सर। राइट। तो फिर अपने क्या निकालते थे, हर डेट के लिए निकालते थे कितने लोग उस ETR को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर अपने वो ट्रेपीजियम रूल से जो अपना टोटल ETR है वो निकाल लेते थे, टोटल मतलब सेंसस ETR है वो निकाल लेते थे। इसके हिसाब से भी अपने एक्सपेक्ट लाइक रॉ मोर्टालिटी रेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ आया सबको, बताओ हाँ कि ना। सर ट्रेपीजियम वाले फॉर्मूला में जब हम फंक्शन बनाते हैं हम्म तो उसमें कंडीशन मेरे को थोड़ा डाउट है, मतलब क्या क्या कंडीशन लेते हैं वो एक बार आप बता सकते हैं। श्योर। अच्छा, अपने क्या लेते हैं वहां पे, अब पहले ये बताओ इनपुट्स क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट आर द इन, हाँ सेंसस डेट्स होते हैं, एक होता है अपना सेंसस डेट, ओके। एंड देन एक एंट्री इशू डेट होता है, एंट्री डेट होता है, चलो एंट्री लिख देता हूं मैं। और क्या होता है, डेट डेट होता है। राइट। अगर अपने को एज 50 लास्ट बर्थडे पे निकालना है तो एज 50 पे उसका बर्थडे मतलब 50th लास्ट बर्थडे किस डेट पे हुआ और 51st बर्थडे लास्ट डेट कब हुआ, ठीक है। राइट। यहां तक सही है, बताओ। ये अपने इनपुट्स होंगे। अच्छा, अब अपने को क्या कंडीशन लगाना है कि कब वो कंट्रीब्यूट करेगा, कब कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। ये सोचते हैं कब कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है या। अच्छा,
कब कंट्रीब्यूट करेगा? फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे इमेजिनरी डेट ले लेते हैं कि अपना 2011 सेंसस डेट है जिसपे अपने कर रहे हैं 2011 1 जनवरी, ठीक है? तो उसका 50th बर्थडे इसके पहले आ जाना चाहिए था, इस दिन के या इसके पहले, बताओ। राइट सर। राइट, तभी वो उस डेट पे ईटीआर पे आएगा, है ना? अगर मैं 58 ही 2012 पे हुआ तो एज 50 लास्ट बर्थडे, तो मैंने इस डेट पे आया नहीं। फिर क्या, मेरा जो 51st बर्थडे है वो इस दिन के बाद आना चाहिए जिस डेट में मैं मेजर कर रहा हूं। हाँ, अगर मेरा 51st बर्थडे पहले हो गया तो मैं ऑलरेडी 51 या 51 से ज्यादा का हूं इस दिन पे, तो मैं एज 50 लास्ट बर्थडे पे कंट्रीब्यूट नहीं करता हूं ना, ठीक है? और क्या, मेरा मैं हो सकता हूं मैं एज 50 का हूं उस दिन पे, बट मुझे पॉलिसी तब इश्यू नहीं हुई, मुझे पॉलिसी मैंने खरीदी एज 52 पे। तो दूसरा क्या हो गया, मैंने पॉलिसी खरीद लेनी चाहिए थी उस डेट के पहले, बताओ। सर इक्वल्स टू भी आ सकते हैं। लेट्स थिंक अबाउट इट। क्या आप क्या कह रहे हो इसमें इक्वल्स टू, अगर मैंने उसी दिन खरीदी हो तो, और उसी दिन मैं एज 50 का भी हूं, तो theoretically speaking yes you can add a less than equal to condition here, okay? ओके। हाँ कार्तिकेय बोलो, समझ में आया? हम्म। ठीक है, लास्ट क्या होगा कि मैं मरा इस दिन के बाद, हो सकता है मैं एज 50 लास्ट बर्थडे था, बट what if I had already died before that date, right? So last thing that I want is debt is greater than 2011-11, okay? सर सेंसस डेट हमारा एक्चुअली स्टार्टिंग ऑफ द ऑब्जर्वेशन, राइट? No, मतलब सेंसस डेट कैन बी स्टार्टिंग ऑफ ऑब्जर्वेशन, लाइक फॉर एग्जांपल आपका इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ 11 से लेके 16 तक, ठीक है? हाँ। तो आपका 11 भी होगा सेंसस डेट, एक 12 भी होगा, एक 13 भी होगा, एक 14 भी होगा। तो सर इसमें मतलब इनपुट क्या जाएगा? बिकॉज B50 इज व्हाट वी आर टेकिंग कि 2011 से पहले एंटर हो जाना चाहिए, तो 2011 यहाँ पर सिग्निफाई क्या कर रहा है, मतलब सेंसस डेट जिस डेट के लिए अपने निकाल रहे हैं, सो हियर 2011-11 इज योर, ऊपर जो एक इनपुट गया ना सी डेट, वो है, ठीक है? तो हम ऐसे पहले 2011 के लिए निकालेंगे, फिर 12 के लिए निकालेंगे, 13 के लिए निकालेंगे, 14, 15, 16, 17, ओके? ओके फॉर एवरी ईयर जहाँ पर भी हम निकाल रहे हैं। एग्जैक्टली, फॉर एग्जाम्पल आपने 11 से 16 का इन्वेस्टिगेशन था, है ना? तो आप वो उन 7 पॉइंट पे निकालोगे, राइट? और फिर उनका बीच वाले वैल्यूज का पूरा वेटेज लोगे, पहले और लास्ट वाले वैल्यूज का हाफ हाफ वेटेज करके अपना ईटीआर निकाल लोगे। टेल मी गाइस, डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस, बताओ। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट चैप्टर था कौन सा? ग्रेजुएशन का, है ना? ग्रेजुएशन पे क्या कहते थे? ग्रेजुएशन में हम कहते हैं कि चलो आपने यहाँ पे रॉ मोर्टालिटी रेट तो निकाल ली है, कहाँ पे? ईटीआर में निकाल लिए ना। ईटीआर करने का पर्पस क्या था, एक बात बताओ? डिनोमिनेटर निकालना। आप मोर्टालिटी रेट तो निकाल रहे हो, कैसे निकाल रहे हो? नंबर ऑफ डेथ्स डिवाइडेड बाय एक्सपोज्ड, कितने लोग एक्सपोज थे। तो दैट वाज द वे ऑफ फाइंडिंग योर मोर्टालिटी रेट्स, रॉ मोर्टालिटी रेट्स। आप अभी एज 50 के लिए निकाला, उस दिन एज 70 के लिए निकाला था, ऐसे हर एज के लिए निकाल लिया। प्रॉब्लम ये है कि जब आप इन एजेस के मोर्टालिटी रेट्स को एक ग्राफ पे बनाओगे ना, देयर इज अ चांस दैट दीज रेट्स आर नॉट स्मूथ, मतलब रैंडम वेरिएशन बहुत आएगा। क्या आपने को स्मूथ रेट्स चाहिए होते हैं कि नहीं चाहिए होते हैं, बताओ? व्हाट डू यू थिंक इज अ गुड लाइक मोर्टालिटी रेट का टेबल? स्मूथ रेट्स होने चाहिए, राइट? सो फॉर दैट इन दिस ग्रेजुएशन वाले चैप्टर में यही होता है कि आप रॉ मोर्टालिटी रेट से या क्रूड मोर्टालिटी रेट जिसको हम कहते हैं, उससे आप क्या निकालोगे? ग्रेजुएटेड मोर्टालिटी रेट्स निकालोगे। And these graduated mortality rates, while you expect them to be smoothened, you also expect them to be a representation of your underlying data. समझ गए? बताओ हाँ कि ना? Tell me guys. तो पहला टेस्ट हमने इसमें सीखा था
स्मूथनेस टेस्ट। क्या होता था स्मूथनेस टेस्ट, बताओ क्या निकालते थे? थर्ड डिफरेंस ऑफ किस चीज का? ग्रेजुएटेड रेट। ग्रेजुएटेड रेट्स निकालते थे। यूजुअली आपको ग्रेजुएटेड रेट्स निकालने का कभी कभार एक फॉर्मूला दे दिया जाएगा कि देखो इस फॉर्मूला से निकाल लो, या फिर और क्या दिया जा सकता है, एज एन इनपुट दिए जा सकते हैं, राइट। आप उनके बेसिस पे आपको एक कॉलम दिया हुआ रहेगा ग्रेजुएटेड रेट्स, आपको थर्ड डिफरेंसेस निकालने। याद है एक फंक्शन सीखा था डिफ, ये आपके लिए बाय डिफॉल्ट डिफरेंस निकाल देता था। टाइम सीरीज में हमने इसमें लैग आर्ग्यूमेंट भी यूज किया था, है ना। यहाँ पे डिफरेंसेस वाला आर्ग्यूमेंट यूज करोगे, राइट। दिस डिफरेंसेस वाला आर्गुमेंट आपको बोल रहा है कि कितने बार डिफरेंस करूं। ये क्या करेगा, x2 माइनस x1 कर देगा, फिर एक लाएगा, फिर उसमें वापस x2 माइनस x1 करेगा, फिर एक लाएगा, फिर वापस x2 माइनस x1 करेगा। तो एक तरीके से ट्राइंगल 3 बना देगा आपका ग्रेजुएटेड रेट्स का। समझ गए? या सो यू विल गिव योर ग्रेजुएटेड रेट्स हियर। आप क्या अज्यूम करते हो ग्रेजुएटेड रेट्स कैसे दिखने चाहिए, बताओ? आप कब बोलोगे कि ये ग्रेजुएटेड रेट स्मूथ है? जब उनका जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंसेस इज स्मॉल कंपेयर्ड टू ग्रेजुएटेड रेट्स एंड जब डिफरेंसेस आर प्रोग्रेसिंग स्मूथ फेयर इनफ, फेयर इनफ, फेयर इनफ। तो आप क्या देखना चाहते हो कि ये छोटे हैं किसके कंपैरिजन में? देखो अब ये रेट्स जो है ना छोटे ही रहते हैं, नेट मोर्टालिटी रेट्स कितने होते हैं यार किसी एज पे? अब क्या अज्यूम करते हो छोटे मोटे एज, मतलब एजेस 30-40 तक तो मोर्टालिटी रेट्स आर क्वाइट स्मॉल, राइट। तो अगर आप बोलोगे ग्रेजुएटेड रेट्स 0.01 दिख रहा है, बहुत सही है, छोटे ही है, नहीं। अब किसको कंपेयर करोगे? थर्ड डिफरेंसेस को उन ग्रेजुएटेड रेट्स से कंपेयर करोगे। अगर उनके कंपैरिजन में वो छोटे मोटे लग रहे हैं, सही है। और वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा ही जल्दी बढ़ रहे हैं या बहुत ज्यादा जल्दी, उनका एक लाइक स्मूथ प्रोग्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो अपने क्या बोलेंगे, वो स्मूथ है, ठीक है। सो देयर इज अ बिट ऑफ लाइक सब्जेक्टिव जजमेंट इन्वॉल्वड है, बट वंस वी डू दैट यूजुअली अपने को क्या दिखेगा कि स्मूथ रेट्स हैं। फिर कौन सा टेस्ट होता था? एक ZX निकालने का टेस्ट होता था, बताओ हाँ कि ना, है ना। ZX में क्या करते थे, अब डेट्स के साथ खेलते थे। तो आपके पास ग्रेजुएटेड रेट्स हो सकते हैं, बट आप क्या निकालोगे पहले? एक्सपेक्टेड डेट्स निकालोगे। आपके पास क्रूड रेट्स हो सकते हैं, बट क्या निकालोगे? एक्सपेक्टेड डेट्स निकालोगे। कैसे निकालोगे? आप ETR इंटू क्रूड रेट से एक्चुअल नंबर ऑफ डेट्स या ऑब्जर्व नंबर ऑफ डेट्स निकाल सकते हो, है ना। ETR इंटू ग्रेजुएटेड रेट से एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेट्स निकाल सकते हो, ओके। आपके पास एक बार ये आ गया तो ZX क्या होगा? OI माइनस EI डिवाइड बाय रूट EI, वो आ गया समेशन ZX स्क्वायर, आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक बन जाएगा। जो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, क्या फॉलो करेगा बताओ तो? स्टैंडर्ड नॉर्मल, नहीं, chi square गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट है ना, देखो या सॉरी, समेशन OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइड बाय EI जैसा दिख रहा है, ये है ना, समेशन ZX स्क्वायर करने के बाद। सो दिस लुक्स लाइक व्हाट? अ chi स्क्वायर टेस्ट, राइट। तो chi स्क्वायर फॉलो करेगा, chi स्क्वायर n-2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के साथ आप करोगे, वेयर n इज द नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स दैट यू हैव इन योर graduation table, okay. Again this is always a upper tail test, हाँ, right. यहाँ पे H0 क्या होता है? Graduated rates are the true underlying mortality rate. Exactly, graduated rates are the true underlying mortality rates and H1 होता है graduated rates are not the true underlying mortality rates, ठीक है। उस बेसिस पे अपने टेस्ट करते हैं, हमेशा upper tail टेस्ट होता है, तो p वैल्यू को 5% से कंपेयर करोगे और अपना कंक्लूजन सेट करोगे, ठीक है। बताओ हाँ कि ना? यस सर, इन जब एक्सपेक्टेड वैल्यूज 5 से कम होती है तो इन व्हाट ऑल केसेस शुड वी कंबाइन द ग्रुप्स? अगर बहुत सारे एज ग्रुप्स और एक दो ही ऐसा हो रहा है फिर नहीं करना है या फिर तभी भी करना है? देखो अपने CS2 के एग्जाम में मैंने यूजुअली देखा नहीं है कंबाइन करते हुए इनको पेपर बी में, until and unless इन्होंने लिख दिया हो कि कंबाइन करो, आप you won't get into that like fiasco of doing that, okay. सर इन वन ऑफ द कमेंट्स दे हैव राइट कि अगर ज्यादा ZX हमारी वैल्यूज लेस देन 5 आ रही है तो नो नीड टू कंबाइन, अगर कम वैल्यूज लाइक 1 2 या 3 सो वी कैन कंबाइन इट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप ये भी देखते हो कि कितने, मतलब 5 क्या है, 5 एक तरीके से एक छोटा नंबर है, बट अगर आपके सारे नंबर्स छोटे हैं और आप कंबाइन कर दोगे, आप क्या ही टेबल के साथ बचोगे, है ना, हाँ, राइट।
बट यूजली मैंने इन्हें पास पेपर्स में भी आर में कंबाइन करते हुए यूजली नहीं देखा है। ठीक है, ओके सर। व्हाट नेक्स्ट? फिर क्या होता था बताओ? नेक्स्ट क्या होता था? इंडिविजुअल स्टैंडर्डाइज डेविएशंस, राइट? इंडिविजुअल स्टैंडर्डाइज डेविएशन अगर आप देखोगे तो इससे बहुत सिमिलर दिखता है। कैसे निकालते हो इंडिविजुअलाइज स्टैंडर्ड डेविएशन? ZX ही यूज करते हैं। कैसे करते हो फिर? फिर उनको इंटरवल्स में बांट देते हैं ZX को, माइनस इन्फिनिटी से -3 -3 राइट राइट। एक्सपेक्टेड वैल्यूज फिर निकालेंगे ZX की यूजिंग, मतलब वी अज्यूम कि ZX फॉलो स्टैंडर्ड नॉर्मल। ZX follows ओके स्टैंडर्ड नॉर्मल, राइट? नहीं मतलब उनका मतलब जो ZX वैल्यूज है उनका कर्व स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व जैसा दिखना राइट होना चाहिए। फेयर इनफ। तो उस हिसाब से हम 34% वैल्यूज, मतलब 34% वैल्यूज 0 से 1 के इंटरवल में दे देते हैं, -3 से 0, फिर 14%, फिर 2%। तो आप बेसिकली ये मुझे बता रहे हो कि आप हर इंटरवल में कैसे वो निकाल सकते हो कि कितने परसेंट ऑफ वैल्यूज लाई करेंगे, वो आपका एक्सपेक्टेशन कितना है ना? तो एक बार वो निकल गया आपका, फिर आप क्या करोगे? आपके प्रोबेबिलिटीज निकल गए, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? टोटल नंबर ऑफ कितने वैल्यूज थे, तो आपको ये पता चल जाएगा आपके हर रेंज में, हर इंटरवल में आपके एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ वैल्यूज कितने थे, राइट? फॉर एग्जाम्पल आपने कहा -∞ to -3 -3 to -2 -2 to -1 -1 to 1 -1 to 0 0 to 1 1 to 2 2 to 3 3 to infinity, है ना? बताओ, डज दैट मेक सेंस टू एवरीवन? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे इंडिविजुअलाइज स्टैंडर्ड डेविएशन टेस्ट, I'm saying I'll first create what? I'll create a intervals, right? For example, my intervals are what? My intervals are -∞, 3, 2, 1, sorry, -3 -2 होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 infinity, right? This covers positive infinity to infinity. मैं क्या करूंगा? p norm से हर नंबर का निकालूंगा। ठीक है, एक बार मैं इसका डिफ ले लूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अब रेंज में क्या लाई कर है। फॉर एग्जांपल -∞ से -3 में ये पहले वाला नंबर है ना? -3 से -2 पे ये दूसरा वाला नंबर है। बताओ हाँ कि ना? टेल मी गाइस, डिफ फंक्शन से x2 - x1 करने से बताओ हाँ कि ना? सर हम लोग ये p norm क्यों लिए हैं? क्योंकि अपने अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे ये जो डेविएशंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, इंडिविजुअल स्टैंडर्डाइज डेविएशंस, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, बताओ मेक सेंस? हाँ यस। फिर क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ ZX से मल्टीप्लाई करोगे। फॉर एग्जांपल टोटल नंबर ऑफ ZX इन दिस केस इट वाज 100, राइट? तो मुझे ये आ गया कि मेरा एक्सपेक्टेड क्या है, राइट? कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डेविएशंस हर रेंज में कितने हैं। फिर मैं नेक्स्ट काम क्या करूंगा? मैं दूसरा काम ये करो, ऑब्जर्व निकालूंगा। ऑब्जर्व निकालने के लिए अपने एक फंक्शन यूज करते थे। कौन सा फंक्शन यूज करते थे? हिस्ट फंक्शन यूज करते थे। हिस्ट फंक्शन में अपने क्या करते थे? जो भी अपना डेटा था, फॉर एग्जांपल ZX का डेटा को दे देते थे, ब्रेक्स को ये इंटरवल्स दे देते थे, राइट? फिर क्या? प्लॉट फॉल्स कर देते, प्लॉट को फॉल्स कर देते थे, और साथ में एक और चीज देते थे, बताओ? डॉलर काउंट्स, है ना? फॉर एग्जाम्पल ZX मेरा R यूनिफॉर्म एक बार मैं ले लेता हूँ, विच इज हाउ मेनी नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल 100 नंबर्स गोइंग फ्रॉम पॉइंट -0.001 to 0.0015, ऐसा कुछ बना लेता हूँ। तो ऑब्जर्व मेरे कुछ ऐसे बन गए। तो बता रहा है मुझे कितने -∞ से -3 के बीच में थे। अब -3 से मैंने कुछ लिया ही नहीं है तो वो बहुत अजीब लग रहा है, बट ऐसा कुछ वो बोल रहा है कि -1 से 0 के बीच में 41 थे और 0 से 1 के बीच में 59 थे। ठीक है, बताओ हाँ कि ना? यस। ठीक है, मेरे पास OIs आ गए, EIs आ गए, का स्क्वायर टेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ। ओके, सर इसमें कंबाइन करना है या नहीं? इसमें देखो यूजुअली कंबाइन करते हैं अपने,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल्स मैंने ऐसे बना दिए जो इंटरवल्स बहुत छोटे हैं, विच डोंट मेक अ लॉट ऑफ सेंस, राइट। तो आप यूजुअली इसमें इंटरवल्स कम बनाना चाहोगे। फॉर एग्जाम्पल आप 0 1 से इन्फिनिटी का एक बना दो, ठीक है, और -1 से इन्फिनिटी का भी एक बना दो, ऐसा कुछ। x इज नॉट काउंटेड। अच्छा, -1 ब्रेक्स सर आपने इंटरवल, इन्फिनिटी को माइनस इन्फिनिटी लिख दिया, इन्फिनिटी। ठीक है। Now this makes some more sense, right? Okay. अब आप OI माइनस EI होल स्क्वायर डिवाइड बाई EI करके समेशन का, अच्छा यहाँ पे chi स्क्वायर में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं? नंबर ऑफ इंटरवल्स। या so I have 1 2 3 and 4 इंटरवल्स, तो 4 -1 से मैं कंपेयर करूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरवल्स -1। ओके, मेक सेंस? बताओ हाँ कि नो। यस। एनी क्वेश्चंस? सर अपार्ट फ्रॉम दिस ISD टेस्ट हम बाकी मेथड से कर सकते हैं ना, मतलब इज इट वैलिड? एकदम एकदम एकदम, बाकी मेथड से भी कर सकते हो, जो अपना दूसरा मेथड है वो सारे मेथड्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइनोमियल वाला, -2/3 to 2/3 वाला, सारे कर सकते हो। तो सर जरूरी नहीं है ना सिर्फ इससे ही करें? एकदम 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 एकदम, वो क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे या फिर बस? यूजुअली क्वेश्चन में स्पेसिफाई करते हैं। क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि यूजिंग chi स्क्वायर करो, तब तो यही बचा ना। हाँ सर, तो ये हाँ, और सब तो बाइनोमियल वाले हो गए, ओके राइट। बाकी सब में बाइनोमियल होता है ना। हाँ सर। बाइनोमियल n, 0.5 होता है, -2/3 to 2/3 में भी n, 0.5 होता है ना। यस। सब में H0 और H1 एक ही होते हैं। क्या होते हैं? H0 होता है कि ग्रेजुएटेड रेट्स आर द ट्रू अंडरलाइंग मोर्टालिटी रेट्स, H1 होता है ग्रेजुएटेड रेट्स आर नॉट द ट्रू अंडरलाइंग मोर्टालिटी रेट्स, राइट। यहाँ पर भी ये वाला जो हमने टेस्ट किया, ये chi स्क्वायर वाला इंडिविजुअलाइज स्टैंडर्डाइज डेविएशन टेस्ट, ये भी क्या है? एक chi स्क्वायर अपर टेल टेस्ट है। ओके, बाकी के अभी जो देखेंगे बाइनोमियल, जो जिसमें अपने ये बोलते हैं कि जितने नेगेटिव हो उतने पॉजिटिव होने चाहिए, है ना। तो क्या कब बोलोगे कि पॉजिटिव डेविएशन जो है क्या फॉलो करते हैं बाइनोमियल? m,0.5 n,0.5। उसके हिसाब से अपने कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? आर में इनबिल्ट फंक्शन है अपने लिए ये करने को, बाइनोम डॉट टेस्ट। आप देखोगे कितने पॉजिटिव है, वो आपका नंबर ऑफ सक्सेसेस हो जाता है ना। सो बाइनोम डॉट टेस्ट में यू हैव x एज द नंबर ऑफ सक्सेस, n एज द टोटल नंबर ऑफ डेविएशंस। आपका एक्सपेक्टेड p ऑलरेडी 0.5 है, वही रहेगा। यहाँ पे आपका वो क्या होता है, कैसा टेल टेस्ट होता है बताओ तो। टेल मी गाइस, व्हाट इज द, बताओ। Is it a two-tail test or an upper tail test? अपर टेल टेस्ट। An upper tail test, तो आपको हमेशा alternative equals greater than करना होगा। Okay? Does that make sense, guys? Yes or no? यस। Yeah? Cool. तो अगर ये कर लेंगे तो अपना p वैल्यू आ जाएगा। अगेन H0 H1 remains the same. True, मतलब p वैल्यू के बेसिस पे अपने कमेंट करेंगे, लेस देन 5% और ग्रेटर देन 5%, है ना। अगर H0 क्या है, अपना ट्रू अंडरलाइंग लाइक ग्रेजुएटेड रेट्स आर द ट्रू अंडरलाइंग मोर्टालिटी रेट्स, एंड H1 है, इट इज नॉट द अंडरलाइंग मोर्टालिटी रेट्स। सिमिलरली -2/3 to 2/3 का इंटरवल के बेसिस पे भी कर सकते हो, है ना। मतलब अगेन वो आप कहते हो कि 50% जो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो प्रोबेबिलिटीज है -0.67 एंड प्लस पॉजिटिव 6-7 के बीच में आ जाता है। इफ यू वांट टू वेरीफाई दिस, यू कैन हैव अ लुक एट दिस। क्या कर सकते हो आप? p norm of -0.67 -2/3 कर लो, देखो 25% आ रहा है। इसका मतलब -2/3 के नीचे 25, 2/3 के ऊपर 25, 50% मोटा मोटी हुआ, बीच में 50% हुआ, ठीक है। तो आप क्या कहते हो? आधे वैल्यूज -2/3 से 2/3 के बीच में होने चाहिए। तो अगेन यू काउंट द नंबर ऑफ डेविएशंस जो -2/3 से 2/3 के बीच में। यू कैन यूज द इंडेक्सिंग एंड यूज कर सकते हैं वहां पे, ग्रेटर देन -2/3 एंड लेस देन 2/3। वो करके अपना निकल जाएगा नंबर ऑफ डेविएशंस इन दैट रेंज।
आप अगेन बाइनोम टेस्ट यूज कर लोगे, अगेन इट्स अपर टेल टेस्ट, ऑल्टरनेटिव ग्रेटर होना पड़ेगा. यस, Yes, sir. एनी क्वेश्चंस? सर इन दैट काई स्क्वायर टेस्ट बाइनोमियल है, तो सर उसमें हम डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 करते हैं ना? काई स्क्वायर में आप कौन से वाले में वापस बोलो? आईएसडी में ही जब हम काई स्क्वायर आईएसडी में, लगाते हाँ, नंबर ऑफ इंटरवल्स -1. ओके. ओके, कूल. फिर अपना क्या आता है? अपने आता है क्यूमुलेटिव डेविएशन टेस्ट में. क्यूमुलेटिव डेविएशन टेस्ट क्या होता है बताओ? इट लुक्स लाइक OI माइनस EI डिवाइड बाय होल स्क्वायर डिवाइड बाय EI वाला, बट थोड़ा डिफरेंट है. क्या डिफरेंट है बताओ? आप समेशन ऑफ OI लेते हो, माइनस समेशन ऑफ EI लेते हो, डिवाइडेड बाय रूट ऑफ समेशन EI लेते हो, है ना? ऐसे हाँ, निकालते हो ना सेट का वैल्यू. हाँ, बताओ. और फिर ये क्या फॉलो करता है? अपना एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो Normal. करता है, राइट? सो अगेन दिस इज अ वन टेल टेस्ट और अ टू टेल टेस्ट. two, Two, two. two. दिस इज अ टू टेल टेस्ट. ठीक है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले देखना पड़ेगा आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक लोअर टेल में लाई करता है कि अपर टेल में. अगर अपर टेल में लाई करता है तो ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी इनटू 2, लोअर टेल में लाई करता है तो लेस देन प्रोबेबिलिटी इनटू 2. अपना पी वैल्यू निकालोगे, H0 H1 रिमेन्स द सेम. ओके, बताओ हाँ कि Yes. ना? चलो, नेक्स्ट क्या होता है? अपना होता है ग्रुपिंग ऑफ साइंस टेस्ट. ये थोड़ा सा सबसे वो वाला है, क्या बोलते हैं, ट्रिकी है इन टर्म्स ऑफ कोडिंग. सब अपने पहले क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ZX मैंने निकाल के रखे हैं ना, कुछ निकाल के रखे हैं, बहुत बढ़िया. मैं क्या करता हूं, पहले साइन ऑफ ZX निकालता हूं, है ना? तो मुझे क्या पता चलता है? कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है वो मालूम पड़ जाता है, हाँ कि ना? फिर मैं क्या निकालता हूं बताओ? इनका डिफरेंस करते डिफ करता हूं. अच्छा, जितनी बार डिफ में क्या आया उतनी बार चेंज हुआ. बताओ, जितनी बार डिफ में 2 आया उतनी बार क्या हुआ? उतने पॉजिटिव डेविएशन आए. देखो, डिफ में जब भी 2 आया पॉजिटिव डेविएशन आया. देखो, ये 1 आया, यहाँ पे 2 आ गया ना, हाँ सर. राइट? तो जितने पॉजिटिव ग्रुप्स हैं, नॉट डेविएशन, जितने पॉजिटिव ग्रुप्स हैं उतनी बार इसमें मेरा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. एक्सेप्ट वन प्रॉब्लम हियर. कैन समवन टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम? फर्स्ट स्टार्ट करें. एलिमेंट अगर के पहला ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप हो तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा. तो अपने क्या करते हैं यहाँ पे, इसको अवॉइड करने के लिए एक वन के अंदर एक -1 ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो C-1 कॉमा ऐसा करके कुछ मैं लिख देता हूं, एंड देन दिस गिव मी द राइट, दिस इज गिविंग मी द राइट नंबर ऑफ पॉजिटिव ग्रुप्स. ठीक है सर ये वाला आप एक बार फिर से बता सकते हैं यार? Sure. देखो, कौन सा वाला पार्ट नहीं समझ में? -1 ऐड करने वाला कि इन जनरल डिफ वाला? नहीं इन जनरल ठीक है, तो लास्ट में आपने लास्ट में -1 ऐड करने वाला. अच्छा, एक बात बताओ, ये वाला, ये जो पॉजिटिव ग्रुप है पहले वाला एकदम, इसके लिए मेरे डिफ में केवल अगर मैं डिफ ऑफ साइन ऑफ ZX करूं तो इसके लिए क्या मेरा कुछ यहाँ पे 2 आया है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, x2 - x1 करता है. तो -1 -1 -2 किया, -1 -1 0 आया, फिर 1 -1 2 आया. तो उसने इस पॉजिटिव ग्रुप को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक 2 दे दिया, बट इसको करने के लिए दिया. नो सर. तो अगर आपका पहला ग्रुप एक मतलब आपका साइन शुरू हो रहा है एक पॉजिटिव ग्रुप से, तो आप उस पॉजिटिव ग्रुप को मिस कर दोगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव ग्रुप्स को मैच करने के लिए नंबर ऑफ 2s देख रहे हो. यस सर. मानते हो ये वाली बात? यस सर. तो ये अवॉइड करने के लिए या फिर इस कॉन्स्ट्रेंट को सॉल्व करने के लिए अपने क्या करते हैं, अपने एक -1 और ले लेते हैं शुरू में. यस. तो अब अगर शुरू में एक और -1 होगा यहाँ पे, तो देखो 1 -1 2 आएगा ना पहले. यस सर. देखो जैसे इसमें आया, अरे यार मैंने एक ब्रैकेट का कुछ गड़बड़ कर दिया. डिफ ऑफ एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, एक ब्रैकेट, दो ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट. देखो एक 2 आ गया ना अब शुरू में, राइट? तो एज अ बेस्ट प्रैक्टिस कभी भी जब डिफ निकाल रहे हो एक -1 ऐड कर दो, क्योंकि नेगेटिव ग्रुप से स्टार्ट होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 0 हो जाएगा. और पॉजिटिव ग्रुप से ऐड होगा तो आप जो वो मिस करते हो वो आप मिस नहीं करोगे. ओके, ऑल गुड. अच्छा, ये कैसा टेस्ट होता है? ये एक
बताओ, लेस देन इक्वल्स टू लोअर टेल टेस्ट होता है ना, राइट? कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं? अपने डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं इसके लिए, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। अपना पहला आर्ग्यूमेंट होता है कितने नंबर हमने पॉजिटिव ग्रुप्स ऑब्जर्व किए, ओके, सो दैट इज आर फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। फिर n1 एंड n2 के टर्म्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, ओके। अच्छा, ये कैसे समझे कि क्या क्या क्यों मतलब वो होता है? पहले तो हाइपर ज्योमेट्रिक है ना, ये देखते हैं। देखो हाइपर ज्योमेट्रिक में क्या होता है, MN के याद है, व्हाइट बॉल्स ब्लैक बॉल्स। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक वी हैव अ बैग, it has many white balls, it has many black balls, you have drawn a few balls, right? You want to see how many white balls are there. तो आप क्या देखना चाहते हो कि कितने व्हाइट बॉल्स थे आपके ग्रुप में, कितने ब्लैक बॉल्स थे। तो आप ये देखोगे कितने ये आपका पहला होगा कि कितने टोटल पॉजिटिव ग्रुप्स हो सकते थे, बताओ हाँ कि ना, हाँ, है ना? वो क्या होगा, कितने टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव ग्रुप्स हो सकते थे मेरे टोटल पॉपुलेशन में, n2 बताओ। plus जितने नेगेटिव डिविएशन से +1, क्योंकि सोचो जितने नेगेटिव डिविएशन से, जितने -1 थे, उसके आगे पीछे मैं एक एक 1 लगा दूं तो हो गए ना उतने पॉजिटिव ग्रुप्स। टेल मी गाइस, यस और नो? यस सर। राइट, तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ नेगेटिव डेविएशंस +1, हाँ कि ना, हाँ, राइट? अच्छा, फिर बचा क्या, नंबर ऑफ नेगेटिव ग्रुप्स, तो दैट विल हैज टू बी n1 -1 अब, राइट? क्योंकि ये दोनों का सम n1 + n2 होना चाहिए ना, विच इज व्हाट, पॉजिटिव डेविएशन -1, कि टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव कितने ग्रुप्स पॉसिबल थे, ओके। हाँ, और लास्ट में क्या होता है कि आपने कितना का सैंपल ड्रॉ किया, वो क्या होगा अपना पॉजिटिव डेविएशन, कि आपके जितने पॉजिटिव डेविएशन है उतना का आपने एक तरीके से सैंपल ड्रॉ किया। अब उसमें से कितने पॉजिटिव ग्रुप्स बने वो आपने ऑब्जर्व यहाँ पे दे दिया पहले में, बताओ हाँ कि ना, डज दैट मेक सेंस? हाँ सर। यहाँ पे H0 H1 क्या होता है? अच्छा, पहले तो ये वन साइडेड टेस्ट होता है, लोअर टेल टेस्ट होता है, तो आप ये हाइपर लोअर टेल ट्रू रखते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो भी आया वो आपका डायरेक्ट पी वैल्यू हो गया, लेस देन 5% ग्रेटर देन 5% के बेसिस पे आप कमेंट कर दोगे, ठीक है? यस और नो गाइस, डज दैट मेक सेंस? सर जी H0, एक बार नेगेटिव डिविएशंस +1 का लॉजिक वापस बता देंगे प्लीज? अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ नेगेटिव डेविएशन जैसे थे -1 -1 -1, नेगेटिव डेविएशन को मैं -1 के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है? यस। अब टोटल पॉजिटिव ग्रुप्स कितने हो सकते थे? मैं यहाँ पे एक 1 घुसा सकता था, इन दोनों के बीच में एक 1 घुसा सकता था, यहाँ पे एक 1 घुसा सकता हूँ, और यहाँ पे एक 1 घुसा सकता हूँ लास्ट में। हाँ तो 4 ग्रुप्स बन गए। हाँ ओके। गिवन ये मेरे 3 नेगेटिव थे तो 4 पॉजिटिव बन सकते हैं ना, हर नेगेटिव के आगे पीछे एक पॉजिटिव डाल के। हाँ ओके, गॉट इट। दैट्स अ मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वंस। गिवन मेरे 3 नेगेटिव थे कि टोटल कितने पॉसिबल थे, ओके? या ओके। अच्छा, ये आ गया। यहाँ पे H0 H1 क्या होता है बताओ तो? सेम होता है ना? ग्रेजुएटेड रेट्स आर द अंडरलाइंग मोर्टेलिटी रेट्स H0 में, है ना? H1 में ग्रेजुएटेड रेट्स आर नॉट द ट्रू अंडरलाइंग मोर्टेलिटी रेट्स, ओके? डज दैट मेक सेंस गाइस? सर ये पी हाइपर का फॉर्मूला कोई ऑल्टरनेटिव भी होता है क्या? यार एक ऑल्टरनेटिव होता है, उसमें आपको टेस्ट स्टैटिस्टिक निकालना होगा, फिर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आपको निकालना होगा। एक वो होता है, एक लूप यूज करके भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑल्टरनेटिव फॉर द फैक्ट, ओके। ठीक है? बट मुझे सबसे इजीएस्ट ये लगता है, तो आई प्रेफर कि ये कर ले। बट आप कोर्स नोट देखोगे तो एक लूप करके भी है, उसमें कुछ है नहीं खास। लूप में भी वो मैनुअली हर पॉइंट पे वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, ठीक है? जो हमने यहाँ पे पी हाइपर है ना, वो मैनुअली हर पी हाइपर क्या करे, प्रोबेबिलिटी अगर ये आपका फॉर एग्जांपल 5 है तो x = 0 + x = 1 + x = 2 + x = 3 + x = 4 + x = 5 कैलकुलेट कर रहा है ना, वो वही चीज एक लूप के थ्रू कर रहा है, ओके। ओके? पहले एक बार x = 1 का कर रहे हैं, फिर उसको ऐड कर रहे हैं,
फिर x इक्वल्स 2 का करना है, फिर उसको ऐड कर रहे हैं, 3 का कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 4 का कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, 5 का कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। ओके, लास्ट एक टेस्ट और था, बताओ क्या नाम था उसका? सीरियल कोरिलेशन। सीरियल कोरिलेशन मतलब एक ही है, लैग्स यूज करते हो आप, है ना? लैग्स के साथ आप कोरिलेशन निकालते हो, चाहो तो एसीएफ फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अगर एसीएफ फंक्शन यूज नहीं करना है तो नॉर्मल इंडेक्सिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे जेड में मैं पहला वैल्यू एक्सक्लूड करूं, लास्ट वाला वैल्यू एक्सक्लूड करूं, विच मींस माइनस ऑफ लेंथ ऑफ जेड कर लूं, राइट, एंड दोनों का कोरिलेशन निकाल लो। तो ये मैंने एक कोरिलेशन एक लैग पे अपना निकाल लिया। ये क्या फॉलो करेगा बताओ? नॉर्मल, ये डायरेक्ट नॉर्मल नहीं करेगा, दिस इनटू रूट ऑफ m, this into root of m. In this case I think it's 100, but I'll be safe, I'll write length of zx, and देखो वो into 10 से multiply हो गया. So this is your test statistic that you expect to follow a normal distribution, standard normal distribution. This again is a two-tailed, one-tailed, upper-tailed, lower-tailed कैसा टेस्ट है बताओ? ये अपर टेल टेस्ट है, ठीक है? तो हमेशा क्या करोगे, पी नॉर्म ऑफ लोअर टेल फॉल्स करके निकाल लोगे। फॉर एग्जांपल दिस इज माय टेस्ट स्टैटिस्टिक, आई विल डू अ पी नॉर्म ऑफ ts comma lower tail is equals to false, and I'll get the p value 21% greater than 5%, which means insufficient evidence, which means the graduated rates reflected underlying or do not differ from the underlying true mortality rates. Okay, make sense guys? Yes or no? यस सर। हम फर्स्ट और लास्ट वैल्यू निकालते क्यों थे लैग 1 पे, मुझे वो समझना था। तो देखो, आप जब लैग 1 पे कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसी वैल्यूज है, ठीक है? आपके जेड कुछ ऐसे, मैं एकदम रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ तो लॉजिकल नहीं लगेगा आपको, ठीक है? कुछ ऐसे नंबर्स है, ठीक है? फॉर एग्जांपल लैग के सॉरी जेड के, ठीक है? आपको 2 का किसके साथ निकालना है ये सोचो। 2 का 5 6 7 8 9, 2 का 5 का, 2 को 5 के साथ पेयर करना है, 5 को 6 के साथ, 6 को 7 के साथ, 7 को 8 के साथ, 8 को 9 के साथ, और 9 को 1 के साथ। हाँ कि ना? हाँ बताओ, ये क्लियर है? बताओ, इसमें कोई भी दिक्कत? नहीं। अब इन दोनों पेयर का आपको कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकालना है। देखो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने पहली वैल्यू एक्सक्लूड कर दी व्हेन कंपेयरिंग विद द ओरिजिनल डेटा। हाँ इसमें मैंने लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड कर दी हाँ, और कोरिलेशन निकाल लिया। ओके ओके, गॉट इट। समझ में आया? बताओ, समझ में आया सबको? किसी को कोई भी दिक्कत इसमें? सर ये एक बार वापस समझाएंगे क्या किया ये 881? मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे जैसे अपने सीरियल कोरिलेशन टेस्ट में ये -1 और माइनस लेंथ ऑफ जेड किया ना, क्यों किया? वो लॉजिक दे रहा था। लैग पे कोरिलेशन निकालने का मतलब, मैं 2 का 5 से निकाल रहा हूँ, 5 का 6 से निकाल रहा हूँ, है ना? हाँ एक लैग पे निकाल रहा हूँ ना, 2 का 5 से, 5 का 6 से, तो मैंने वो दो वेक्टर बनाए जिसका मैं कोरिलेशन बना रहा हूँ। तो सर ये 8 के साथ, 8 तो 9 के साथ होना चाहिए ना, तो तो 8 ये मैंने गलत लिखा था। हाँ। अच्छा और लास्ट में 1 क्यों आया? लास्ट वैल्यू 1 है ना? ओ हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसमें मैंने लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड की, इसमें मैंने पहले वैल्यू एक्सक्लूड की, तो वही मैं इंडेक्सिंग के थ्रू करता हूँ। -1 से पहली वैल्यू एक्सक्लूड हुई, माइनस लेंथ ऑफ जेड से लास्ट वैल्यू एक्सक्लूड हुई। टेल मी, दिस वाज चैप्टर 11। कोई भी दिक्कत इसमें? Mortality predictions is a tricky chapter, right? I won't say a tricky chapter, but there are multiple ways of doing the same thing. There's singular value decomposition, right? There is using those sets of equations, जो equation 1 and equation 2 हमारे पास था, है ना? कौन सा equation की बात कर रहा हूँ? It is that bx hat and kt hat वाले जो equations थे। एक था linear regression करके भी हमने किया था, और क्या था, एक और प्रोसेस हमने किया था, क्या तो नाम था उसका? GNM, generalized non-linear models, याद है? हाँ राइट, और ये तीनों मेथड से किया था। सबसे ज्यादा वो क्या आया था, क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल,
एक्यूरेट किसका आया था जिसमें सारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई थी, कोई झमेला नहीं था? बताओ। एसवीडी। एसवीडी सबसे ज्यादा मैथमेटिकल है, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करता है, तो एसवीडी सबसे सही है। Sorry everyone, I lost connection. Am I audible now? बताओ, आवाज आ रही है क्या? यस यस सर। चलो, क्या सुना था आप लोग ने लास्ट? आई थिंक अपने एसवीडी की बात कर रहे थे, वो तो मुझे याद है, उसके अलावा कुछ और कहा था, मुझे भी याद नहीं है। आई और मैं फाइल्स गॉट क्लोज्ड गाइस, लैप कंप्यूटर ही बंद हो गया अचानक से। 1 मिनट दो मुझे। शिट यार। हाँ, कहाँ थे? अपने मोर्टालिटी प्रोजेक्शंस में थे। मोर्टालिटी प्रोजेक्शंस में क्या बात कर रहे थे कि अपने जो ये क्या बोलते हैं, ग्रेजुएटेड रेट्स नहीं, सॉरी, मल्टीपल वेज होते हैं, एसवीडी होता है ना, एक वो इक्वेशंस होते हैं, तीसरा एक जीएनएम होता है। एसवीडी सबसे क्लियर था, बट एसवीडी में भी एक चक्करबाजी था। मुझे याद आ रहा है कि वो कभी कभार क्या होता था, समेशन बीएक्स और समेशन केटी वाले जो इक्वेशंस थे वो सेटिस्फाई नहीं होते थे। बताऊं हाँ कि ना? हाँ। तो उसके लिए फिर क्या करते थे, उसको सेटिस्फाई करवाने के लिए वी यूज टू डू समथिंग, वी यूज टू मेक श्योर कि अगर समेशन केटी क्या होता था, पहले तो ये बताओ, समेशन बी एक्स शुड बी इक्वल टू, बताओ। जीरो नहीं, समेशन बी एक्स शुड बी इक्वल्स टू 1, वन है ना, एंड समेशन के टी शुड बी इक्वल्स टू जीरो। जीरो 0। ऐसा होता है, समेशन बी एक्स शुड बी इक्वल टू 1 एंड समेशन के टी शुड बी इक्वल्स टू 0। ये अपने कॉन्स्टेंट्स होते थे, राइट? तो अगर बी एक्स कभी 1 के नहीं है तो अपने बी एक्स को 1 तक कैसे लेके जाते थे? डिवाइड बाय सम कर देते थे, है ना। एग्जिस्टिंग बी एक्स लो, उसका सम लो और उसको डिवाइड कर दो अपने एग्जिस्टिंग बी एक्स से, तो अपना क्या निकला? नया बी एक्स निकल गया। और पुराने केटीज को उसी सम से कर दो। क्यों? टेल मी गाइस व्हाई? क्योंकि बी एक्स एंड केटी का जो बी एक्स केटी है उसका रिलेशन अब चेंज नहीं होना चाहिए। याद है? क्योंकि बी एक्स केटी कहाँ जाते हैं? लॉग एमएक्सटी में जाते हैं, ली कार्टर मॉडल में। बताओ, हाँ। है ना। तो बी एक्स इंटू केटी चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर मैंने बी एक्स को किसी चीज से डिवाइड किया तो केटी को उसी चीज से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके, मेक सेंस गाइस? यस और नो? हाँ बताओ। सर। तम ये याद है सबको? उसके बाद क्या करते थे? जीएनएम में हमने एक चीज नया, और सब तो सही है, एसवीडी में आप केवल पहला वाला यूज करते हो, D1 एंड अपना वी, मतलब क्या करते हो आप जब पहले तो ये बताओ कौन सा फंक्शन यूज करते हो एसवीडी परफॉर्म करने के लिए? सिंगुलर वैल्यू एसवीडी नाम का एक फंक्शन होता है, और उसको किस मैट्रिक्स पे करते हो? टेल मी गाइस, व्हाट मैट्रिक्स डू यू परफॉर्म इट ऑन? आप इसको परफॉर्म करते हो
जो आपके पास log mxt माइनस ax hat वाला मैट्रिक्स होता है उस पर परफॉर्म करते हो, याद है? तो आपको लॉग सेंटर्ड मैट्रिक्स बनाना है। यूजुअली आपको क्या दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, mxt दिए हुए रहेंगे, आप उसका लॉग लोगे, ax hat कैलकुलेट करोगे। ax hat कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है? टेल मी गाइस, बताओ। 1/n log 1/n समेशन लॉग mxt, है ना, समिंग अक्रॉस ऑल टीज। तो ये एक एज के लिए एक निकलता है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव एजेस एज रो हेडर्स, कॉलम हेडर्स में ईयर्स है, तो हर रो का मैं एक मीन निकाल रहा हूं, मानते हो? यस सर। yes है ना। तो वो अपना ax hat निकलता है। इसको याद करना, जब अपने ax hat से सब्ट्रैक्ट करके लॉग सेंटर्ड मैट्रिक्स बनाते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक होता है। क्या ट्रिक होता है? अपने चाहते हैं कि ax hat का एक आप भी मैट्रिक्स बना लो, तो रेप ऑफ ax करते हैं, हाँ कि ना? हाँ राइट, आप ax वाले को रिपीट करोगे और बाय रो को ट्रू करना पड़ेगा, या फिर आप रेप ऑफ ax को ईच करके रिपीट करो और फिर बाय रो को जो डिफॉल्ट है वो रहने दो। यस और नो? टेल मी गाइस, yes sir याद है सबको ये वाली बात, यस सर। है ना? चलो ठीक है। तो अगर आपका लॉग सेंटर्ड मैट्रिक्स एक बार बन गया तो फिर आप क्या करोगे? एसवीडी फंक्शन यूज करोगे, उसका सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन आएगा, तो उसके 3 कंपोनेंट आएंगे। एक आएगा यूडीवी टू दी पार्टी इज इक्वल्स टू यूजुअली द लॉग सेंटर्ड मैट्रिक्स, राइट। अब यूडीवी को एक्सट्रैक्ट करोगे, अपने क्या काम के आते हैं यहाँ पे? यू का पहला कॉलम, डी का पहला वैल्यू और वी का पहला कॉलम, है ना। अपने यू का पहला कॉलम यूज करके अपना केटी बन जाता है, बीएक्स अपना कैसे बनता है? डी इंटू वी का पहला कॉलम, राइट। फिर अपने देखते हैं वेदर दोस टू फंक्शंस आर गेटिंग सेटिस्फाइड। अगर सेटिस्फाई नहीं हो रहे तो अपने उसको सेटिस्फाई करवाते हैं। याद आया बताओ सबको ये वाला तरीका? तीसरा तरीका क्या होता है? जीएनएम वाला। जीएनएम में अपने क्या करते हो? एक रिस्पॉन्स, जैसे जीएलएम होता है वैसे जीएनएम भी होता है, ठीक है। तो आप वही जीएनएम फंक्शन यूज करते हैं, समथिंग स्विगल समथिंग लिखते हैं। जो वाई होता है रिस्पॉन्स वेरिएबल, वो क्या होता है? अगेन आपका लॉग सेंटर्ड मैट्रिक्स होता है ना। वही log mxt माइनस ax hat, याद है सबको? हाँ उसमें आप क्या देते हो? जो भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उनको कैसे दोगे? उसको पहले फैक्टर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, और उसको एक मल्ट फंक्शन के अंदर देते थे, राइट। और एक और चीज करते थे, यहाँ पे कोई बताएगा? व्हाट डिड वी यूज टू डू? -1 करते थे। वाई? बिकॉज वी डोंट वांट टू गेट अ इंटरसेप्ट टर्म, हाँ कि ना? हाँ क्योंकि इंटरसेप्ट टर्म ऑलरेडी आएगा ना। अपने जब जीएनएम एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक इंटरसेप्ट टर्म ऑलरेडी आता था, तो अपने -1 करके करेंगे। फिर आपके जब एग्जीक्यूट करोगे तो बीएक्स एंड केटीज अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। इंटरसेप्ट टर्म अपने ऑलरेडी एक सेट कर चुके हैं ना एस्टिमेट, वापस किस बात का? डज दैट मेक सेंस गाइस? एनी क्वेश्चंस? सर एसवीडी में हम यूवी एंड पी का ट्रांसपोज डी का ट्रांसपोज लेते हैं, नहीं, राइट? डी का बस पहला एलिमेंट ले लेते हैं। वो डी का आपको डायगोनल एलिमेंट निकाल के देता है ना, हाँ तो बस आप पहला एलिमेंट ले लोगे। सर, डायगोनल का मतलब डी का हमें डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए। सॉरी, वापस बोलो। तो एसवीडी में जब हम यूवीडी ट्रांसपोज करके निकालते तो वो निकलता क्या है? यूडीवी ट्रांसपोज करके, जब आप क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं, वापस बताओ। सर एक क्वेश्चन में हमें ओ निकालना। अच्छा, आप बोल रहे हो यूडीवी ट्रांसपोज करके जो हाँ, वो जो यू %% डी %% वी टी ऑफ वी जब करोगे तो क्या निकलेगा? वो आपका लॉग सेंटर्ड मैट्रिक्स निकल जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि टेस्ट करो कि ये सही यूडीवी सिंगल वैल्यू डिकम्पोजिशन सही हुआ है क्या, तो आप क्या करोगे? यू एक्सट्रैक्ट करोगे, डी एक्सट्रैक्ट करोगे, वी एक्सट्रैक्ट करोगे, तीनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, वी का ट्रांसपोज लोगे। तो टी ट्रांसपोज लेने का ये वाला फंक्शन होता है, ठीक है। आप देखोगे जो मल्टीप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आ रहा है वो आपका लॉग सेंटर मैट्रिक्स है ना। ओके, तो यू विल हैव यू %*%d %*%v, ओके। और ये आपका लॉग सेंटर्ड मैट्रिक्स आना चाहिए। तो आप चाहो तो -LC करके देख सकते हो कि आपका आ रहा है ना, जो सारा मतलब जीरो जो आ रहे हैं वो जीरोस आने चाहिए। ओके, यस सर। एनी क्वेश्चंस गाइस? किसी को कोई भी दिक्कत? हमने जीएनएम डिस्कस कर लिया, ये तीनों मेथड्स डिस्कस कर लिए। लोग तीनों मेथड्स में कंफ्यूज होते हैं क्योंकि लाइक इट्स जस्ट
लाइक ट्रिवियल एट टाइम्स की अगर आपको एसवीडी से सही आंसर मिल ही रहा है तो बाकी के 3 मेथड्स क्यों कर रहे हो, 2 मेथड्स क्यों कर रहे हो, बट या दे हैव गिवन इट एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसका लास्ट क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था, लास्ट का एक क्वेश्चन जहां पे अपने एक्चुअली उस BX एंड KT को यूज करके क्या कर रहे हैं बताओ, प्रिडिक्शंस कर रहे हैं, है ना, जब फ्यूचर में मोर्टेलिटी रेट्स क्या होंगे, पास्ट के भी मतलब कर सकते हैं, राइट, पास्ट के KTs डाल के, बट मेन काम क्या है, फ्यूचर के KTs डालना, फॉरकास्ट निकालना, राइट। तो आप क्या करोगे, आप KT की नई वैल्यूज डालोगे, राइट, क्या चेंज हो रहा है टाइम के साथ, KT, है ना। यहाँ पे अच्छा एक अजम्पशन लिया था हमने नई KT की वैल्यूज निकालने के लिए, क्या अजम्पशन लिया था, याद है किसी को? एवरेज चेंज रैंडम वॉक प्रोसेस अजम्पशन लिया था, है ना। हमने कहा था ऑन एन एवरेज अगर हर वैल्यू पास्ट में 0.01 से चेंज हो रही है तो अगली भी वैल्यू हर वैल्यू 1% से चेंज होती रहेगी, राइट। सो वी टेक दैट रैंडम वॉक फोरकास्ट वाला मेथड एंड आगे के सारे KTs निकाल लेते हैं, उन KTs को यूज करके BX तो अपने पास हर एज के कांस्टेंट रहते ही है, AX है, BX है, KT है, अपने नए क्या निकल जाएंगे, म्यूएक्स निकल जाएंगे, हाँ कि ना, बताओ, टेल मी गाइस, नए म्यूएक्स निकल गए, आपके पास पुराने PX है, आपके पास फ्यूचर के PX MX है, आप सबको एक में प्लॉट करके दिखा सकते हो। इसमें लाइंस का अच्छा खासा यूज था, और एक और यूज था कि प्लॉट में आपको जब पुराने रेट्स प्लॉट करते हो तो आपका एक्स एक्सेस का लिमिट है ना, लिमिटेड रहता है, राइट, क्योंकि आपके प्रोजेक्टेड तो आगे के साल के भी होंगे, तो आपको इनिशियल में या तो एक्सलिम वाइलिम यूज करके उसको अच्छे से बड़ा करके रखो, या तो प्लॉट में इनिशियली एक्स के लिमिट्स को बड़ा कर लो, मतलब एक्स की जो वैल्यूज देते हो उनको बड़ा कर दो, ठीक है। टेल मी गाइस, डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? तो ये था अपने प्रोजेक्शंस करने का इस वाले चीज में, बताओ चैप्टर्स 9, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 9 तो कुछ था ही नहीं, 10, 11, 12 हमने अभी किया है। इसमें किसी को कोई भी दिक्कत है तो देख लो, टेक अ मोमेंट, जस्ट गो बैक एट व्हाट वी हैव डन टिल नाउ, राइट, आई विल मे बी कीप स्क्रोलिंग थ्रू व्हाट आई हैव रिटन हियर। कोई भी दिक्कत है तो बताओ, अपने 12 में कुछ ज्यादा लिखे नहीं है, लिख लेता हूं मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत, कि एक एसवीडी किया, राइट, एक GNM फंक्शन यूज किया, राइट, और एक BX एंड KT इक्वेशन वाले मेथड्स थे, राइट। तीसरा एक और किया था कि BX कुछ आ गया तो मैं क्या करता हूँ, सम ऑफ BX को से डिवाइड कर देता हूँ, राइट, और उससे BX1 निकाल लेता हूँ, नए वैल्यूज ऑफ BX1, और KT1 कैसे निकाल लेता हूँ, KT इंटू सम ऑफ BX से, जस्ट टू मेक श्योर माई इक्वेशंस आर सेटिस्फाइंग। इफ दे वर नॉट सेटिस्फाइंग तो मैं इक्वेशंस कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये दोनों यूज कर लेता था, राइट। दिस वाज द मेन थिंग हियर, यप, बताओ। Sir, generally do they specify which function do we have to use? यार यूजुअली ये स्पेसिफाई करते हैं, ये कहते हैं सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन के, मैंने पास में क्वेश्चन देखे हैं। So we need to do like 3 of them कि कैसे कैसे होता है तीनों से। हाँ 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 हाँ, Okay. और मैंने पास में जो देखा स्पेसिफाई करके ही था कि एसवीडी यूज करके करो, तो स्पेसिफाई कर सकते हैं, तो हाँ तीनों मेथड अपने को पता होने चाहिए कैसे हो रहा है। Got it. बताओ कोई दिक्कत? अच्छा, आप लोग 2 मिनट देखोगे क्या? मैं 2 मिनट में आता हूँ, ठीक है, आप लोग ये पूरा देखो, एंड 10, 11, 12 में अभी जो किया है, एंड देन वी स्टार्ट विद टाइम सीरीज 13, 14, 15, 16, 13, 14 ही तो है, 15 से तो लॉस डिस्ट्रीब्यूशन है, 13, 14 कंप्लीट करने की कोशिश करना ही करना है, ठीक है, कोशिश टाइम मिला तो अपने लॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेंगे, ओके कूल, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई विल बी बैक। आवाज आ रही है? यस सर। कूल, लेट्स गेट स्टार्टेड। कहाँ थे अपने? टाइम सीरीज शुरू करने वाले थे ना। तो टाइम सीरीज का सबसे बेसिक चीज क्या है, कौन सा फंक्शन है? TS फंक्शन है ना, बताओ, दैट्स द बेसिक फंक्शन। क्या करता है TS फंक्शन? टाइम सीरीज में कन्वर्ट, टाइम टाइम सीरीज सीरीज, आप कोई भी उसको डेटा दो, वो सबसे पहले उसको किस चीज में कन्वर्ट करता है? टाइम सीरीज ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है ना। उसमें एक चीज अपने लिए इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट, है ना, और क्या इंपॉर्टेंट है? फ्रीक्वेंसी, है ना। स्टार्ट मतलब किस दिन पे आपका वो डेटा स्टार्ट हुआ। फॉर एग्जाम्पल जनवरी 2012 पे हुआ तो आप क्या दोगे बताओ?
टेल मी गाइस 2012, 1 C 2012, 1 करोगे है ना, स्टार्ट इक्वल्स C 2012, 1। ये सबको क्लियर है बताओ, यस और नो, राइट। और फ्रीक्वेंसी मतलब एक साल में कितना आपका उसका फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी 12 है, मतलब मंथली डेट है, तो आप क्या दोगे, फ्रीक्वेंसी 12। इक्वल्स 12 दे देंगे। ये सबको याद है, बताओ हाँ कि ना, टेल मी गाइस यस और नो, एनी क्वेश्चंस देयर, बताओ बताओ बताओ। तो ये हो गया कि अपने टाइम सीरीज का डेटा बनाते कैसे हैं, राइट। कि अगर अपने पास डेटा दिया गया है, तो अगर उसको अपने को टाइम सीरीज में कन्वर्ट करना हो, तो अपने वो कन्वर्जन कैसे करेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने लिए सबसे पहले तो, ठीक है। एक बार अगर टाइम सीरीज का डेटा बन गया, कैसे बना, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक्स कुछ दिया हुआ है जिसमें टाइम सीरीज है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक आर यूनिट वापस 0,100, सॉरी 100,0,100, राइट। तो मैंने 100 वैल्यूज ले ली 0 से 10 तक, राइट। अगर मुझे टीएस क्रिएट करना हुआ, एक काम करता हूँ, इसको 120 ले लेता हूँ, तो 10 साल का मंथली डेटा हो गया। तो मैं क्या करूंगा, टीएस ऑफ एक्सटी कॉमा स्टार्ट इक्वल्स, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2010 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, एंड फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 12 अगर मैं कर देता हूँ, तो अगर आप मैं अब इस टाइम सीरीज को देखूं, तो ये प्रॉपर कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा, ठीक है। मैं प्लॉट करूं, सो आई सी प्लॉट डॉट टीएस यूज करो, टीएस और प्लॉट करो, बात एक ही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे यू विल देखो, दिस इज अ वेरी बैड प्रैक्टिस, आई शुड हैव डन दैट, TS1 करना चाहिए था, TS में कभी स्टोर नहीं करना चाहिए, एंड यू आर गेटिंग समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, हाँ कि ना, टेल मी गाइस यस और नो। ये सबको क्लियर है, टाइम सीरीज डेटा में कन्वर्ट कैसे करते हैं, प्लॉटिंग कैसे करते हैं, वो बताओ, यस और नो। डॉट प्लॉट और प्लॉट टीएस में कुछ भी डिफरेंस नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, कोई खास मतलब मुझे तो कुछ डिफरेंस नहीं लगता है फ्रॉम द नेकेड आई, ओके कूल। एनी क्वेश्चन, यहाँ पे एक और आर्गुमेंट हमने फंक्शन हमने पढ़ा था, नाम का था उसका विंडो, है ना। याद है विंडो क्या हेल्प करता था अपने को, कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड से कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक अगर कुछ करना है एक्सट्रैक्ट, तो अपने कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बोले 2012 का पूरा डेटा निकालो, तो मैं क्या करूंगा, मैं विंडो फंक्शन यूज करूंगा, कैसे, xt वेर स्टार्ट डेट इज इक्वल्स टू व्हाट, स्टार्ट डेट 2000 क्या बोला था मैंने, 12 कहा था, तो जनवरी से लेके एंड कहां तक, 2012 दिसंबर तक, तो वो मुझे क्या बोल रहा है, ये क्या गलती की है मैंने यहाँ पे, बताओ तो, हैव आई मेड सम एरर, डजंट लुक लाइक, अच्छा टीएस देना पड़ेगा, तो टाइम इनपुट मैंने यहाँ पे TS1 नहीं दिया, दैट्स द प्रॉब्लम, बट एक बार मैं इनपुट टाइम सीरीज दे दूंगा, तो वो मुझे स्टार्ट से एंड तक और डेटा का वो दे देगा, हाँ कि ना, बताओ। अच्छा अगर ये क्लियर है, तो अपने याद है ACF एंड PACF प्लॉट करते थे, हाँ राइट, ACF PACF प्लॉट करते थे ना, टेल मी गाइस यस और नो, राइट। ACF ऑफ TS1 करोगे, अपना ये आ गया, करेक्ट, हाँ और ACF PACF ऑफ TS1 करोगे, तो अपना कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक और आर्गुमेंट अपने एक्टिवली यूज करते थे, क्या होता था वो, लैग डॉट मैक्स। लैग डॉट मैक्स, यूजुअली अपने अगर 5 साल तक अगर मुझे देखना है, तो मैं लैग डॉट मैक्स ऑफ 60 कर देता था, सो दैट आई कैन आई हैव अ like really good like time interval over which I looking at the autocorrelation function and the partial autocorrelation function, yes or no, tell me guys does this make sense, हाँ कि ना, बताओ, हाँ सर। all good guys, any questions। ये एकदम अपना बेसिक वाला पोर्शन था, तो अगर इस बेसिक, सर हाँ बोलो, आप ये ACF एंड PACF का ग्राफ को हम लोग एनालाइज कैसे करते एनालिसिस हैं? पे आएंगे, बट ये बेसिक क्लियर है कि कैसे अपने प्लॉट कर रहे हैं, बताओ। हाँ बेसिक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ऑल गुड। अच्छा ACF किस चीज में हेल्प करता है अपने को, स्टेशनैरिटी देखने पे, है ना, याद है सबको, ACF किस चीज पे हेल्प करता है अपने को देखने में, स्टेशनैरिटी। क्या होना चाहिए अपना टाइम सीरीज, स्टेशनरी होना चाहिए, अगर स्टेशनरी हुआ तो अपने DQ प्रोसेस में, अरमा प्रोसेस में इजिली फिट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेशनरी नहीं हुआ तो अरमा प्रोसेस में फिट करने में दिक्कत होता है, तो अपने क्या होना चाहिए, स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी प्रोसेस का ACF कैसा दिखेगा बताओ, इट विल रैपिडली decay towards zero, right, it will exponentially go down to zero। तो इस केस में अगर मैं ACF देखूं, तो वो ऑलमोस्ट रैपिडली इट्स जीरो है, और फिर सिग्निफिकेंट लाइंस के भीतर है, हाँ कि ना, हाँ है ना, सिग्निफिकेंट लाइंस मतलब ये ब्लू डॉटेड लाइंस।
अगर आप देखो ये सिग्निफिकेंट मतलब एक्सपोनेंशियली जीरो की तरफ नहीं जा रहा है, रैपिडली डीके नहीं कर रहा है और स्लोली और स्टेडिली डीके कर रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि वो प्रोसेस स्टेशनरी नहीं है। आप क्या करोगे, क्या आप रिकमेंड करोगे कि उसको क्या करना चाहिए, डिफरेंस करना चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे डेटा को डिफरेंस करते हैं, वापस एसीएफ देखते हैं, अगर डिफरेंस डेटा फिर वो हो गया तो अपने करते रहेंगे, मतलब तो बोलेंगे कि वो उसको इतनी बार डिफरेंस करने से वो बना, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी बना, तो उस डी का अपने को वैल्यू मिल गया जो पीडीक्यू होता है। हाँ कि ना? हाँ सर। राइट। अच्छा, एक तरीका ये है कि आप डिफरेंस करते रहो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर डिफरेंस करना पड़ता तो मैं डिफ ऑफ टीएस1 करता, फिर एसीएफ प्लॉट करता, फिर मैं देखता अगर रैपिडली डीके हो रहा है तो मैं कहता डी1 है। जितनी बार डिफरेंस करना पड़ा वो एक तरीका है निकालने का कि डी क्या होना चाहिए। व्हाट आर दी अदर वेज जो आपने सीखे हैं डी निकालने की, बताओ। सर वेरिएंस चेक कर सकते हैं डिफरेंस सीरीज का हम्म, और पीपी डॉट अच्छा, नहीं एक एक करके। तो वेरिएंस टेस्ट करने में क्या करते हो बताओ तो। लाइक यू विल लुक एट द वेरिएंस ऑफ योर डिफरेंस टाइम सीरीज, है ना? हाँ। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या चाहते हो, आपका डिफरेंस क्या हो? मिनिमाइज। मतलब मिनिमाइज तो ऐसे तो मैं मिनिमम करता रहूंगा तो चलता रहेगा। जब डिफरेंस करने के बाद वेरिएंस बढ़े तो वो नहीं करेंगे, उसके पहले तक रुक जाएंगे, है ना? हाँ। समझ में आया? बताओ सबको। मैंने क्या किया, मैं कह रहा हूं फॉर एग्जांपल यहाँ पे वेरिएंस ऑफ टीएस1 करूंगा, ठीक है, कुछ ऐसा वेरिएंस आ रहा है, मैं डिफ ऑफ टीएस1 भी कर लेता हूँ, ठीक है, तो ये डिफरेंस टाइम सीरीज हो गया, इसका वार निकालता हूँ, है ना? देखो वेरिएंस बढ़ रहा है तो क्या मैं डिफरेंस करूंगा? नहीं करूंगा। अगर वेरिएंस कम होता टाइम सीरीज का तो मैं क्या करता, डिफरेंस करता। ये तब तक मैं करूंगा जब तक वेरिएंस कम हो रहा है, राइट? जैसे ही वेरिएंस बढ़ा मैंने कह दिया उसके पहले तक उतने डिफरेंसिंग करनी है। ओके। एक और चीज होता है, बताओ कौन सा टेस्ट होता है? पीपी टेस्ट होता है, राइट? फिलिप्स फेरॉन टेस्ट होता है, उसमें अपने कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? पीपी डॉट टेस्ट यूज करते हैं। इसमें डायरेक्ट क्या देते हैं, अपने अपने टाइम सीरीज डाल देते हैं, राइट? आपका टाइम सीरीज डालोगे, देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, पी वैल्यू लेस देन 5% आ रहा है, विच मीन्स एच नॉट रिजेक्ट हो गया। एच नॉट It is रिजेक्ट हो रहा है, already stationary. इट इज ऑलरेडी स्टेशनरी, ठीक है, तो इसको डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ग्रेटर देन आ जाता तो फिर आप डिफ ऑफ टीएस करते, आपको समझ में आता कि फिर डिफरेंस करने की मतलब डिफरेंस करने की अगर फिर आपका लेस देन 5% हो गया तो आप डी1 पे रुक जाओगे, फिर भी ग्रेटर देन 5% है तो वापस एक बार डिफरेंस करोगे। जितनी बार जब आपका पहली बार ये पी वैल्यू लेस देन 5% होगा आप बोलोगे मुझे उतनी बार डिफरेंस करना होगा टू मेक द टाइम सीरीज स्टेशनरी। हाँ कि ना, बताओ। सर इसमें हम नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव भी स्पेसिफाई करें क्या? कार्तिक स्पेसिफाई कराओगे, शायद आई कम बैक टू यू। कार्तिक स्पेसिफाई करे तो बेटर रहेगा, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मार्क्स यू हैव इन द कमेंट, बट हाँ आप बोल सकते हो कि पहली बार के लिए कर सकते हो कि नल हाइपोथेसिस इज दैट डेटा is not stationary, time series not stationary, alternative is that time series is stationary, we reject the null hypothesis and hence it is stationary, ठीक है, बेटर रहेगा करना। ओके सर। हाँ सॉरी शाला, क्या कह रहे थे आप? अच्छा, मैं नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ही पूछ रही थी। चलो अच्छा, कूल। टेल मी सर गाइस। वन मोर डाउट, ओनली परफॉर्मिंग पीपी टेस्ट और या फिर वेरिएंस का should we get full marks because एक पेपर में मैंने देखा if we do with variance वाला तो उसमें से 1/4 मार्क्स दे रहे थे, मतलब क्वार्टर, तो इट उसके डिपेंड्स यार, मतलब इट डिपेंड्स कि कितने मार्क्स के लिए आया। अब 4 मार्क्स के लिए आया है तो, और अगर एक ही बार डिफरेंसिंग आपका वो कंक्लूजन है तो आई वुड से दोनों करके दिखा दो। हाँ सर 4 मार्क्स सही था हाँ वो। 4 मार्क्स का था तो करना है ना। ओके सर। हाँ मतलब वही बात है, लाइक इन दीज सिचुएशंस ना इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट हाउ मेनी मार्क्स यू हैव कम फॉर। केवल पीपी टेस्ट 4 मिनट लगेंगे क्या आपको करने के लिए? नो सर। नहीं लगेंगे, तो फिर वार करके भी दिखाओ, ठीक है। एसीएफ उतना ग्राफ फिर भी आप छोड़ सकते हो, बट वार और वो प्रॉपर टेस्ट हैं, है ना, तो आप उनको प्रेफर करोगे। ओके सर। सर ये लास्ट वाले में जो रिजेक्ट हो रहा है मतलब कि वो स्टेशनरी
बट ये मैंने डिफरेंस करके देखा, गलत था ना, मुझे पहले ही रुक जाना चाहिए था, मुझे डिफरेंस करना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, क्योंकि बिना डिफरेंसिंग के स्टेशनरी है तो मैं डिफरेंस करके क्यों चेक करूं फिर। ओके सर, और ये वेरिएंस के पहले आपने कौन सा बताया था? वेरिएंस के पहले जस्ट एसीएफ देख के। सर मेरे को ये एसीएफ देख के नहीं समझ आ रहा, लाइक एसीएफ एंड पीएसीएफ देख के। देखो पीएसीएफ देख के आपको नहीं कमेंट करना है स्टेशनरिटी के बारे में, एसीएफ देख के करना है। एसीएफ में आप देख के क्या बोलोगे, देखो ये जो ब्लैक लाइन है इसकी जो लंबाई है ये बहुत जल्दी ब्लू लाइन के अंदर आ जा रही है, हाँ है ना, मतलब योर ऑटो कोरिलेशन फंक्शन एसीएफ इज रैपिडली डिकेइंग टुवर्ड्स जीरो, या राइट। दिस वर्सेस फॉर एग्जांपल आपके धीरे 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 करके ये ब्लैक लाइन बहुत देर तक ब्लू के ऊपर भी रहती फिर नीचे आती धीरे धीरे करके, इसका मतलब इट वाज डिकेइंग स्लोली एंड स्टेडीली, या है ना। तो अगर स्लोली एंड स्टेडीली कर रहा है मतलब वो स्टेशनरी नहीं है, अगर रैपिडली डीके टुवर्ड्स जीरो कर रहा है मतलब स्टेशनरी है। ओके सर, लाइक फिर अगर ये नीचे लैग का कोई वो नहीं है क्या सिग्निफिकेंस, लाइक कौन से लेवल पे जाके वो रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, लाइक मतलब फॉर जल्दी हो एग्जांपल। जाना चाहिए, एकदम जल्दी हो जाना चाहिए, आधे एक लाख में हो जाना चाहिए, सिंपल सी बात है। ओके ठीक है, तो यू शुड हैव सीन, मतलब जैसा अभी यहाँ दिख रहा है ना, ये स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन का अच्छा एग्जांपल है। ओके ओके, तो एसीएफ का एक पर्पस ये, अपने पर्पस बाय पर्पस देखेंगे क्या कैसे अपने एसीएफ को देखते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, स्टेशनैरिटी के लिए अपने एसीएफ यूज कर सकते हैं। ओके कूल, एनी क्वेश्चंस गाइस, बताओ कोई भी दिक्कत अभी तक। अच्छा, एसीएफ का सीजनैलिटी में भी यूज होता है ना। कैसे यूज हो रहा है सीजनैलिटी में, अगर आपका एसीएफ आपको ऑसिलेटरी दिख रहा है, मतलब पहले ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है फिर ऊपर जा रहा है ना, याद है, पहले पॉजिटिव है फिर नेगेटिव कुछ है फिर पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो उसको क्या, उसको देख के अपने क्या बोल सकते हैं, इट इज सीजनल टाइम सीरीज है सीजनल इन नेचर, मतलब एक सीजनैलिटी कंपोनेंट उसमें है। यूजुअली आप सीजनैलिटी प्लॉट ऑफ टीएस में भी देख के बता सकते हो, राइट। इसमें तो भाई बहुत ही रैंडम वेरिएशन जैसा डेटा मैंने बना लिया क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, बट यूजुअली आप इसमें भी देख के आप बोल सकते हो, अगर आपका डेटा ऊपर नीचे एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जाता रहता है तो क्या क्या आपने कहते हैं कि वो सीजनल डेटा है, हाँ कि ना। हाँ सर। और आपको एसीएफ में भी वो पैटर्न दिखेगा कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ लैग में, हर आधे लैग में फॉर एग्जांपल ऊपर जा रहा है, हर आधे एक लैग में नीचे जा रहा है, वैसा। तो आपको आप सीजनल एसीएफ के बेसिस पे आप दो चीज कमेंट कर सकते हो, अगर रैपिडली डीके कर रहा है तो क्या है, स्टेशनरी है, अगर ऊपर नीचे ऑसिलेटरी नेचर का है तो सीजनल कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है जो आपको रिमूव करना होगा। सीजनल कंपोनेंट कैसे रिमूव करते हो, वापस डिफरेंसिंग से करते हो, बट यहाँ पे आपका डिफरेंसिंग में एक खास बात होती है, क्या करते हो, विद एग्जैक्टली डिफरेंसिंग विद अ लैग। हमने बात की थी ना जब वहां पे सीरियल कोरिलेशन टेस्ट कर रहे थे, डिफ में वहां पे क्या यूज किया था, डिफ वाला आर्गुमेंट यूज किया था कि कितने डिफरेंसेस, कितनी बार डिफरेंसेस करने, लैग में क्या x12 माइनस x1 हो जाएगा, सॉरी x13 माइनस x1 हो जाएगा अगर आप लैग ऑफ 12 के साथ करोगे, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, आप इनफैक्ट जब सीजनल डिफरेंसिंग कर रहे हो यू आर रिमूविंग दैट सीजनल कंपोनेंट। अग्रीड गाइस, यस और नो? हाँ कि ना। तो एक बार आप अगर सीजनल डिफरेंसिंग परफॉर्म कर दिया, तब आपका जब आप वापस अपना सीजनल डिफरेंस डेटा प्लॉट करोगे, नॉर्मल टाइम सीरीज प्लॉट करोगे, उसमें भी आपका वो ऑसिलेटरी नेचर फिर नहीं दिखना चाहिए, और एसीएफ का जो होगा उसमें भी वो नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, एक और यहाँ पे हमने आर्क फंक्शन सीखा था जो आपको अलग से बता देगा कि आपका ट्रेंड कंपोनेंट क्या है, सीजनल कंपोनेंट क्या है, रैंडम कंपोनेंट क्या है। क्या होता था वो बताओ? डिकम्पोज फंक्शन होता था। तो ऑल यू नीड टू डू इज डिकम्पोज ऑफ ts1, और इसको अगर मुझे प्लॉट के फॉर्म में देखना है कि इसका प्रॉपर प्लॉट कैसा दिख रहा है, तो मैं इसको प्लॉट फंक्शन के अंदर डाल दूंगा, आपको ये सारे दिख जाएंगे कि इसका सबसे पहले आपको दिखेगा आपका एक्चुअल टाइम सीरीज, फिर ट्रेंड कंपोनेंट, फिर सीजनल कंपोनेंट, फिर रैंडम कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ पे हमने दो चीज वापस पढ़ी थी, आई थिंक कल या परसों इसके बारे में बात भी कर रहे थे, टाइप इक्वल्स एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव क्या, जब आपका ट्रेंड ओवर टाइम सिमिलर नेचर का हो तो वो एडिटिव ट्रेंड हो गया। अगर आपका ट्रेंड बढ़ रहा है, ट्रेंड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, राइट,
याद है हमने कल वेवलेंथ्स की, जैसा वो फिजिक्स में वेवलेंथ्स वगैरह पढ़ा होगा वैसा कल बनाया था, अगर वो बढ़ रहे हैं ओवर टाइम तो अपना मल्टीप्लिकेटिव टाइप हो जाएगा डीकम्पोज में, और एल्स एडिटिव होगा। मेक सेंस गाइस? कभी कभार इन क्या कहते हैं अलग से एडिटिव, लाइक जो भी ट्रेंड्स है आपके, सीजनैलिटी इफेक्ट है, रैंडम इफेक्ट है, सब एक ही ग्राफ में करो, राइट? एक ही ग्राफ में मतलब एक ही ग्राफ पे ओवर प्लॉट करके करते करो। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, डॉलर डॉलर करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो जब आप डीकम्पोज को यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो, राइट, D1 में, एंड देन यू कैन एक्सट्रैक्ट यूजिंग अ डॉलर, राइट, और सीजनल ट्रेंड आ जाएंगे तो आप इसको प्लॉट कर सकते हो। पहले नॉर्मल टाइम सीरीज को प्लॉट कर लो, फिर लाइंस को यूज करके इसको प्लॉट कर लो। फॉर एग्जाम्पल समथिंग लाइक दिस, ठीक है? समझ में आया? बताओ। सिमिलरली आप ट्रेंड भी कर सकते हो, रैंडम वेरिएशन भी कर सकते हो, सब कुछ एक एक करके इसी एग्जिस्टिंग ग्राफ में ओवरप्लॉट कर सकते हो। डज दिस मेक सेंस गाइस? सर इफ टाइम सीरीज डेटा में हमारे सीजनलिटी और ट्रेंड नहीं हुआ एनी वन ऑफ देम, तो आर्गुमेंट क्या आएगा, मतलब डीकंपोजर ट्रेंड या फिर सीजनलिटी? नहीं देखो, हो सकता है आपके कंपोनेंट नहीं हो, जैसे मेरे में भी इसमें सीजनैलिटी कंपोनेंट नहीं था ना, इफ आई लुक्ड एट द ACF, राइट, बट फिर भी सीजनल में कुछ ना कुछ एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो वो खोजने की कोशिश करेगा, जो थोड़ा बहुत भी उसको सीजनल नेचर लगेगा वो उसको एक्सट्रैक्ट करके दे देगा आपको, ठीक है? सर तो हम इसको यूज करके पता लगा सकते हैं कि सीजनलिटी है या नहीं है, हाँ, सपोज so जैसे if I look at the plot of the time series, are the seasonal component, देखो टाइम सीरीज कहाँ पे है, ब्लैक लाइन, एंड रेड लाइन एकदम नीचे है, are the seasonal components what do you call significant? No, मोस्टली क्या है यहाँ पे, ट्रेंड कंपोनेंट आपका यहाँ पे सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके ओके सर। तो जहां पे आपका सीजनल कंपोनेंट ज्यादा वो होगा ना, आपको दिखेगा आपका सीजनल कंपोनेंट ऑलमोस्ट डेटा के ऊपर प्लॉट हो रहा है, ठीक है? यस सर। एनी क्वेश्चन सो फार? ऑल गुड? टेल मी। ये सीजनैलिटी वाला फंडा समझ में आया क्या सबको? किसी को सीजनैलिटी में कोई भी दिक्कत आए, पॉज फॉर अ मिनट, सोच लो अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताओ। सर सीजनैलिटी में नहीं है, मेरे को ACF एंड PACF के ग्राफ में एक और क्वेश्चन पूछना है। एक सेकंड चला, ये पहले ये कर लेते हैं। ACF वाला क्लियर है कि दो चीज देखते हैं उसमें, ठीक है? ऑसिलेटरी नेचर, सीजनल सजेस्ट करता है, रैपिडली डीके कर रहा है, स्टेशनरी रैपिड, ग्रेजुअली स्लोली एंड स्टडीली डीके कर रहा है, तो नॉन स्टेशनरी। ये यहां तक क्लियर है? ये बताओ। यस सर। हाँ, अब अपना सवाल पूछो। सर एक्चुअली ना पास पेपर में एक दो ग्राफ थे और उसमें हम लोगों को अर्मा प्रोसेस के कोएफिशिएंट्स बताने थे ग्राफ देखकर, तो इसलिए राइट, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। जैसे PACF तो फर्स्ट लैग में ही 0 हो गया, लेकिन ACF का ग्राफ धीरे धीरे डीके हुआ, तो पहले 0.7 था, फिर 0.5, फिर 4, 3 वैसे। तो सर फिर हम यूजुअली क्या होता है, आपको डिफरेंस करके देखना होगा पहले तो, ठीक है? अगर ACF आपका स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहा है, स्टेशनरी टाइम सीरीज नहीं दिखा रहा है, सो विल डिफरेंस इट। ओके सर एक्चुअली दिस वाज फ्रॉम पेपर A, so we can't difference it now. ओके तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो जब PACF ग्राफ जहां से कट ऑफ हो रहा है, ठीक है, जिस लैग से PACF ग्राफ कट ऑफ हो रहा है, वहां से आप बोलोगे वो पॉइंट, वो लैग से आपका ARP मॉडल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो लैग 4 से कट ऑफ हो रहा है, लैग 4 से ऑलमोस्ट लैग 4 के बाद से वो कट ऑफ हो रहा है, ठीक है, फॉर लैग 4 ऑनवर्ड्स वो ब्लू लाइन के भीतर आ रहा है ऑलमोस्ट हमेशा, तो आप क्या बोलोगे कि वो AR4 प्रोसेस फॉलो करता है, हाँ, ठीक है? तो yes. PACF का वो आपका पर्पस है गिवन, मतलब यूजुअली मैंने जो देखा है उनका ये पर्पस होता है कि पहले आप एक स्टेशनरी डेटा तक आओ, ठीक है, उसके बाद आप वो PACF के बेसिस पे कमेंट करो। बट आप PACF फिर भी देख सकते, बोल सकते हो कि PACF का यूजुअली जो केवल पर्पस होता है, जो उन्होंने कंसिस्टेंटली यूज किया है, जो उन्होंने मटेरियल में भी सजेस्ट किया है, वो यही होता है कितने लैग्स के बाद आपका वो कट ऑफ हो रहा है। जितने लैग्स के बाद आपका कट ऑफ हो रहा है उतना AR प्रोसेस आप फिट कर सकते हो, फिट करना अप्रोप्रिएट रहेगा, ठीक है?
सर सपोज अगर AR सॉरी कोई भी बोलो, बताओ। सर सपोज AR ECF हमारा 0 पे कट हो सकता है क्या? होने के लिए हो सकता है, रैपिडली डीके हो गया। बट देन हम उसमें फिट कैसे कर पाएंगे? लाइक अगर हमें बताना है कि क्या मॉडल सही रहेगा, ACF के बेसिस पे आप कौन सा बताते हो? ACF के बेसिस पे आप MA बताते हो, राइट? राइट, तो हमें बताना अगर है। MA नहीं हुआ तो आप बोल सकते हो कि नहीं है MA प्रोसेस। नहीं है, हम उसमें हाँ, फिट नहीं करेंगे ना। हाँ, K0 Q0 है, ओके, ठीक है। तो PACF के बेसिस पे कौन सा बताओगे? AR बताओगे, या सॉरी, PACF के बेसिस पे करेक्ट AR बताओगे, एंड ACF के बेसिस पे MA बताओगे, ठीक है। यूजुअली बट क्या करोगे, ये स्टेशनरी डेटा की तरफ देखोगे। तो ऑलरेडी अगर डेटा स्टेशनरी है तब आप उस पे ये देखते हैं कि ACF कितने बार के बाद कट ऑफ हो रहा है, PACF कितने बार के बाद कट ऑफ हो रहा है, उसके बेसिस पे AR एंड MA प्रोसेसेस अपने सजेस्ट करते हैं। ओके, ओके सर। एनी क्वेश्चंस? सर एक ST1 फंक्शन भी दिया है जो STL, हाँ, ठीक है, वो भी देख लेंगे। इधर मतलब कोर्स नोट्स में लिखा है इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सिलेबस, तो वो हमें मतलब देखो, समझ लोगे तो कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो पास पेपर्स है ना, जितने भी आजकल आप पास सोल्यूशन देखोगे उसमें दोनों यूज करते हैं। तो ये डीकम्पोज वाला जो है ना, उसके जगह आप STL यूज कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि नहीं भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इट विल नॉट लाइक इट विल हेल्प यू टू द सेम थिंग जो डीकम्पोज भी करता है, नथिंग डिफरेंट। ओके, एंड सोल्यूशंस में दोनों अल्टरनेट सोल्यूशंस प्रोवाइडेड रहते हैं, डीकम्पोज वाला भी, ST वाला भी, ठीक है। ओके सर। टेल मी गाइस, एनी क्वेश्चंस? ऑल गुड? यहां तक सबको क्लियर है कि अगर मुझे केवल ACF PACF के ग्राफ को देख के सजेस्ट करना है कि कौन सा टाइम सीरीज प्रोसेस में फिट करूं, मैं क्या देखूंगा, ACF कितने बार में कट ऑफ हो रहा है, वो मेरा क्या होगा, MA के लिए होगा। PACF कितनी बार के बाद कट ऑफ हो रहा है, वो मेरा AR का P के लिए होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूं ऑलरेडी मेरे पास डिफरेंस डेटा है। D, वो जो D के लिए, अरीमा वाला D के लिए, वो कैसे मुझे पता चलेगा कि कितनी बार डिफरेंस करने के बाद डेटा सेट स्टेशनरी बन रहा है, राइट? वो कैसे पता चलेगा? थिंग्स लाइक PP.test, right? Things like var, right? Things like just by looking at the ACF, then differencing until the ACF decays rapidly. Okay, all good guys. Any questions यहाँ तक? बताओ बताओ बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट पार्ट है, आपको, आपके पास डेटा है, आपको पता है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया कि मेरे P क्या है, मेरे D क्या है, मुझे मेरे Q क्या है, और मुझे फिट करना है। तो कौन सा फंक्शन यूज करूंगा बताओ? अरीमा। डायरेक्ट डेटा दूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे लिए यहाँ पे कौन सा होगा, ACF निकाल के देखते हैं। ACF इज कटिंग ऑफ आफ्टर फॉर एग्जाम्पल lag1, राइट? तो अगर मैं और एंड PACF की कहानी क्या है? Let's consider this is lag. What lag? चलो मैं एक बार रैंडमली है ना 1, Q प्रोसेस करता हूँ, तो 1, 0, 1 एक बार करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या हो रहा है, राइट? तो प्रोसेस फिल्टर करोगे तो आपका देखो AR और MA दोनों का आपका इक्वेशन कोएफिशिएंट्स आ जाएगा। हमने उस कल या परसों शायद एक दिन किया भी था ना, कोएफिशिएंट्स आ गया तो उसको उस फॉर्म में लिखो, राइट? तो फॉर्म में लिखने वाला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत कॉमन है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरसेप्ट 5.2173 प्लस क्या होगा बताओ, टेल मी गाइस? माइनस 0.2295 इंटू XT minus 1 XT minus 1 प्लस 0.4547 हाँ T minus 1 प्लस करेक्ट। याद है सबको ये वाला? बताओ हाँ कि ना? और सर इससे हम लोग को पता कैसे चलेगा कि ये मॉडल मतलब इट इज अ गुड फिट और नॉट? उस पे आएंगे, कंपेयरिंग मॉडल्स पे आएंगे, बट ये सबको क्लियर है, राइट? एंड सर हम लोग जब फिट कर रहे हैं एक टाइम सीरीज, तो सर why aren't we using AR और MA फंक्शन? वी कैन यूज दोस एज वेल, वो दूसरा एक तरीका है। तो आप डायरेक्ट AR
ऑफ करके आपको पता चल जाएगा बेस्ट, अगर आपको AR फंक्शन करना है तो उसका बेस्ट फिट क्या है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कंफ्यूज कि क्या करना है तो मैं AR ऑफ TS1 कर सकता हूँ. इसने बता दिया कि AR1 फिट करो, ठीक है, जिसका कोएफिशिएंट होगा. सिमिलरली अगर मैं MA ऑफ TS1 करूंगा, MA ऑफ TS1 का क्या फंक्शन होता था, आई एम जस्ट मिसिंग दैट. आई डोंट थिंक MA का फंक्शन होता था शायला. नो, MA का फंक्शन नहीं होता था ना. नो देयर सर. वाजंट एन MA फंक्शन, देयर वाज जस्ट एन AR AR का ही है. एग्जैक्टली, सिर्फ AR का ही है, देयर इज नॉट एन MA फंक्शन. हाँ, देयर इज एन लाइक अरिमा फंक्शन जो हमने यूज कर रहे हैं, बट उसके अलावा MA फंक्शन करके कुछ था नहीं. ओके. ठीक है. हाँ, नाउ देयर आर थिंग्स दैट यू कैन डू टू कंपेयर द फिट ऑफ द मॉडल्स, राइट. अपने यूजुअली क्या करते हैं, रेसिडुअल एनालिसिस करते हैं यहाँ पे. मतलब you compare the residuals, like look at the residuals of the different models. You can perform the junk box checks. You can look at the AIC of things. Usually ये लोग क्या परफॉर्म करते हैं, ये लोग जंक बॉक्स चेक्स परफॉर्म करना की कोशिश करते हैं, जहाँ पे आपको R में इनबिल्ट फंक्शन है बॉक्स डॉट टेस्ट करके आपको डायरेक्ट मॉडल का नाम देना है. तो फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पे TS1 को कहीं स्टोर करके रखा होता है इस अरीमा ऑफ TS1 को, फॉर एग्जांपल M1 में, तो मैं डायरेक्टली क्या दूंगा यहाँ पे बताओ, M1 दूंगा जहाँ पे अपने मॉडल्स है. हाँ की ना. सर M1 वाला रेसिडुअल्स देंगे ना. राइट, एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे क्या देना है, अपने मॉडल का रेसिडुअल्स का बॉक्स टेस्ट परफॉर्म करना है. बताओ हाँ की ना, याद है सबको. हाँ. राइट. और क्या दूंगा मैं, फिट DF एक दूंगा. राइट, फिट DF शुड बी व्हाट, माय P प्लस Q. 2 क्या है यहाँ पे 2. राइट. और क्या दूंगा, एक टाइप इक्वल जंग हमेशा देना है. राइट, टाइप इक्वल्स जंग हमेशा देना. और एक और रहता है, ये यूजुअली अपने को बताया जाता है कि कितने लाख पे इसको टेस्ट करना है ना. बताओ हाँ की ना. हाँ. राइट. अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया तो आप डिफॉल्ट पे परफॉर्म कर सकते हो, तो वो अपने लिए यहाँ पे एक P वैल्यू निकाल के नहीं देगा. तो अगर अपने को परफॉर्म करवाना है तो मुझे क्या देना पड़ेगा यहाँ पे, बताओ मुझे, लैक देना पड़ेगा ना. टेल मी गाइज. लैक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे 4 दिया तभी परफॉर्म होगा टेस्ट, तो 83% आ रहा है. ओके. यस. या तो 84% आया, मतलब क्या हुआ, रेसिडुअल्स आर व्हाइट नॉइस. H नॉट आप एक्सेप्ट कर रहे हो, करेक्ट, विच मीन्स रेसिडुअल्स आर व्हाइट नॉइस, करेक्ट. ओके. एनी क्वेश्चंस, बताओ, कोई दिक्कत है इसमें. तो based on this you can tell us, you can tell like you can inform whether that model is a good fit or not. अगर आपके रेसिडुअल्स व्हाइट नॉइस प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो आप कर सकते हो. अगर आपको दो मॉडल्स कंपेयर करने हैं तो आप क्या करोगे बताओ, AIC निकालोगे. फॉर एग्जांपल अगर आपको $M1 AIC निकाल सकते हो, राइट. यहाँ से इस मॉडल का AIC निकल गया. फॉर एग्जांपल मैं एक और मॉडल फिट कर लेता हूँ, उसमें मैं MA प्रोसेस नहीं रखता हूँ, राइट. एंड देन आई विल फाइंड आउट दी M2 का AIC एज वेल. कम है AIC, मैं M2 रखूंगा, MA AR1 ही रखूंगा. मैं AR2 सॉरी अरमा 1,1 यूज नहीं करूंगा. ठीक है. मेक सेंस गाइस, यस और नो. यस सर. बोलो. जंग बॉक्स टेस्ट सबको क्लियर है, AIC सबको क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत. तो हमने क्या कहा, ACF PACF का एनालिसिस. ACF का एनालिसिस, सीजनैलिटी अगर ऑसिलेटरी है, क्विकली डीके कर रहा है तो स्टेशनरी है, स्लोली स्टेडीली डीके कर रहा है तो स्टेशनरी नहीं है. स्टेशनरी बनाना है तो क्या करोगे, डिफरेंस करोगे डेटा को. कितनी बार डिफरेंस करना है, जब तक डिफरेंस करोगे तब तक वेरिएंस पहली बार बढ़े ना. अगर वेरिएंस पहली बार बढ़ रहा है तो उसके एक नंबर पहले तक अपने को डिफरेंस करना है. उसको जानने का एक और तरीका है, PP डॉट टेस्ट कर सकते हो, है ना. ACF को ग्राफ के देख के बता सकते हो. और क्या कहा, सीजनैलिटी को कंपोज करने के लिए डीकंपोज कर सकते हैं, या डिफरेंस आर्गुमेंट, डिफरेंस वाला फंक्शन यूज करके अपने, अगर अपने को पता है एनुअल सीजनैलिटी है तो LAC12 पे उसको डिफरेंस कर लो तो डिफरेंस डेटा बन जाएगा सीजनैलिटी को हटा के, राइट. और क्या फिर सीखा हमने, टू फिगर आउट, अगर केवल ACF एंड PACF को ग्राफ को देख के फिगर आउट करना है क्या उसका P and Q पैरामीटर्स है ऑफ अ स्टेशनरी डेटा, आई एम अज्यूमिंग. देन अपने क्या करेंगे, ACF PACF प्लॉट करेंगे. ACF जब कट ऑफ हो रहा है, जिसके बाद कट ऑफ हो रहा है, वो अपना P का पैरामीटर बन जाएगा. अगर PACF जितने बाद कट ऑफ हो रहा है वो अपना Q वाला पैरामीटर बन जाएगा, मतलब AR and MA रिस्पेक्टिवली. फिर अपने फिट करना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, अरीमा फंक्शन यूज करोगे, टाइम सीरीज दोगे, ऑर्डर डालोगे, अपना
फिट हो जाएगा जैसे अपने लीनियर मॉडल वगैरह में करते थे। फिर अगर अपने को देखना है कौन सा मॉडल बेटर है, AIC से देख सकते हो। अगर मॉडल अपीयर्स टू बी अ गुड फिट है वो देखना है तो क्या करोगे, जंग बॉक्स टेस्ट करोगे। किसका? मॉडल के रेसिडुअल्स का। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होगा, P+Q। टाइप जंग करना है, लैग कितने लैग्स पे आपको टेस्ट करना है वो आपको यूजुअली क्वेश्चन में एज एन इनपुट देगा। आपका लैग शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द फिट DF। ओके, टेल मी गाइस, ये सबको समझ में आया? एक और पोर्शन है सिमुलेशन जनरेट करना टाइम सीरीज का। कौन सा फंक्शन यूज करते हो अरीमा? कोई भी अगर आपको पता है कि ऑर्डर क्या है, फॉर एग्जांपल इफ यू नो द ऑर्डर इज ARMA दिस मतलब आपको और ये भी पता है उनके कोएफिशिएंट्स क्या है, राइट? तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे? arima.sim यूज करोगे। आप उसमें अपने इनपुट्स डालोगे कि आपका MA के आर्गुमेंट्स क्या है, AR के आर्गुमेंट्स क्या है, एंड यू विल गेट अ सिमुलेशन जनरेटेड। बताओ हाँ कि ना? हाँ। Tell me guys, any questions? Yeah, time series is this only. I don't think there's anything else in time series. बताओ if I've missed something. नेक्स्ट क्या है? लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस है। लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस में सबसे नई चीज क्या सीखी हमने? NLM सीखा है ना। क्या करते हैं NLM? कोई भी चीज फंक्शन को वो फंक्शन कोई भी चीज को मिनिमाइज कर देता है ना। कल अपने जैसे उसमें भी बात कर रहे थे, किसमें बात कर रहे थे NLM की? आई डोंट रिमेम्बर। पार्शियल लॉग लाइक्लीहुड की बात कर रहे थे, राइट? वहां पर भी कल हमने किसी काम के लिए नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड बनाया था ना, कोई पास y2 कर रहे थे शायद उसमें। तो यहाँ पर भी वही है, NLM आपको हेल्प करता है मिनिमाइज करने को किसी भी फंक्शन को, ठीक है। अपने को यूजुअली क्या करना होता है, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है। तो अपने क्या बना लेते हैं, नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड बना पा रहे हैं। एक फंक्शन बनाते थे जिसमें अपने लॉग लाइक्लीहुड डिराइव करते थे और उसको -1 से सब्ट्रैक्ट कर देते। यूजुअली इसमें क्या आता था, डेटा आ जाता था और पैरामीटर आ जाता था, है ना। तो अपने फॉर एग्जांपल अगर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है, dx ऑफ डेटा कॉमा L से सारे वो आ जाते थे। फिर क्या करते थे बताओ इसका लॉग लाइक्लीहुड निकालने के लिए? सम ऑफ एग्जैक्टली याद रखना कभी भी क्या प्रॉड ऑफ लॉग ऑफ प्रॉड नहीं करोगे, सम ऑफ लॉग करोगे और फिर उसको माइनस कर देंगे नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड के लिए। वंस वी हैव दैट वी पुट दिस n log likelihood here, राइट, विद एन इनिशियल एस्टिमेट कि मेरा पैरामीटर पहला कैसा दिखेगा, हाँ कि ना। और वो NLM आपके लिए नॉन लीनियर मिनिमाइजेशन परफॉर्म करता है एंड गिव्स यू अ एस्टिमेट ऑफ लैम्डा व्हिच इज नथिंग बट द मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट। अग्रीड? यस और नो? हाँ केवन बताओ। सर जो हम इनिशियल पैरामीटर डालते हैं NLM फंक्शन में, सर वो कैसे जज करे कि कौन सा डाले? आप देखो मेथड MOM डाल दो, मेथड ऑफ मोमेंट्स वाला जो एस्टिमेट है ना वो डाल दो, या मीन ऑफ डेटा डाल दो, या मोड ऑफ डेटा, मीन ऑफ डेटा डाल दो, सबसे सेफ है। ओके सर, ठीक है। यूजुअली आपके क्या है, ये सेंट्रल टेंडेंसीज के वो है ना, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। आप क्या एस्टिमेट करोगे कि आपका लैम्डा हैट उन्हीं के आसपास हो, राइट। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई एम टेलिंग मीन ऑफ डेटा डाल सकते हो, या फिर आप टू बी मोर सेफ यू कैन जस्ट पुट द what do you call the method of moments estimate, which is nothing but the sample mean divided by anything else to get that parameter. हाँ युवराज आप कुछ कह रहे थे? सर अगर हम इनिशियल पैरामीटर मतलब ऐसे कोई भी वैल्यू डाल देते तो वो कई बार अलग एस्टिमेट देता है ना। हाँ कभी कभार दे देता है। क्यों देता है वो? मतलब यार होता क्या है ना, एट टाइम्स मेनी थिंग्स आर कर्व्ड इन नेचर। मतलब फॉर एग्जांपल कोई चीज के जो मतलब याद है ये 11-12 में लॉजिक था लोकल मैक्सिमा ग्लोबल मैक्सिमा, राइट। फॉर एग्जांपल अगर कोई कर्व है उसके मल्टीपल ऑसिलेशंस है ऐसा कुछ, ठीक है, क्वाड्रेटिक लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया, जो भी हो गया, जिसकी वजह से इट हैज मल्टीपल बॉटम्स, राइट। तो आप जो भी पॉइंट दे रहे हो वो उसके पास जो भी मिनिमम पॉइंट है वो दे दे रहा है। NLM है ना, तो उसके पास में जो भी मिनिमम पॉइंट है वो निकाल के दे दे रहा है। ओके सर। तो एक तरीके से लोकल मिनिमा, लोकल और ग्लोबल मिनिमा वाला फर्क है, तो वो लोकली निकाल के दे दे रहा है आपको। हाँ ओके गॉट इट। ओके कूल। एक चीज याद रखना, इसमें $est करके अपना निकलता है, इसमें कोड वर्ड होता है, वो हमें पता है कि वेदर वी हैव डेफिनेटली अ सॉल्यूशन, वी प्रोबेबली हैव अ सॉल्यूशन, और
वी डोंट हैव अ सोल्यूशन, है ना। याद है सबको एनएलएम में हमने जब एकदम शुरू में किया था बात की थी कि यहाँ पे मल्टीपल कोड्स होते हैं, कहाँ गया ये रहा। तो कोड 1 का मतलब कि सही है, प्रॉब्ली सही है, ये भी सही है। 3 का मतलब फेल हो गया। तो आपने जो अभी किया वो जो आंसर एस्टिमेट में है वो या तो लोकल मिनिमा है या फेल हो गया है, ठीक है। मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? जस्ट नीड टू कंफर्म सर, हाँ इफ एनएलएम में हमें 2 एस्टिमेट निकालने तो हमें जो फंक्शन है नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड तो उसमें पैराम करके देना पड़ेगा। एग्जैक्टली, पैराम्स करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी गामा अगर होता तो आप क्या करते, पैराम्स ऑफ 1 एंड पैराम्स ऑफ 2, ओके। एंड Yes. यहाँ पे पी में एक वेक्टर बना के दे देते, अपना अल्फा हैट का वैल्यू और अपना लैम्डा हैट का वैल्यू। ओके ओके, सर, कैन वी हैव दिस कि हमें 2 पैरामीटर मतलब 2 वैल्यूज पता है ना, हमें एक के लिए एस्टिमेट करना है, देन तो हमारे फंक्शन में वापस बोलो सॉरी। हमें 2 वैल्यूज पता है, लाइक एक्स की वैल्यू पता है, हाँ। एक पैरामीटर पता है, और हमें हम्म। दूसरा कैलकुलेट करना है हम्म। यूजिंग नेगेटिव। तो सर उस केस में हम कांस्टेंट कहाँ पर डालेंगे, मतलब दोनों कहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं हम? देखो सेफेस्ट पता है क्या रहेगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि फॉर एग्जाम्पल एक्स कॉमा अल्फा कॉमा बीटा होता है ना, यस सर। यहाँ पे बेस्ट तो ये रहेगा, ये जो जब ये स्पेसिफाई कर रहे हो, पहला आर्गुमेंट आपका पैरामीटर्स वाला होना चाहिए हमेशा, ठीक है। एक्स एक्स सब बाद में दो, ठीक है, ये बात क्लियर है। अब आपने Yes, कहा कि 2 है तो एक्स कर दो, ठीक है, कॉमा अल्फा कर दो, या फिर कुछ और दो ही मत, आपका ऑलरेडी यहाँ पे डेटा है, राइट। आपका ये फॉर एग्जांपल अल्फा था, आपको अल्फा एस्टिमेट करना है, अल्फा कॉमा आपका लैम्डा का वैल्यू ऊपर स्टोर्ड है, हार्ड कोडेड है, वो आ गया। तो डेटा में आपने रीड डॉट टेबल करके कुछ कर रखा होगा, राइट, या ऐसा करके कुछ, और लैम्डा में आपकी कुछ और हार्ड कोडेड वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल 2 5 जो भी है मतलब, और आपका ये बस ये नेगेटिव लॉग लाइक्लीहुड में जब एनएलएम परफॉर्म करोगे तो आपका बस यहाँ पे एक एस्टिमेट आएगा अल्फा हैट का, एक प्रायर एस्टिमेट, ओके सर। ठीक है। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, ए कॉमा एल कॉमा एक्स दे दो, राइट, और फिर यहाँ पे एज एडिशनल आर्गुमेंट्स उस एल का वो एक पॉइंट दे दो, राइट, इवन दैट वर्क्स। सर एलएनएम 2 कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेता ना आई गेस, या फिर लेता है? लेना तो चाहिए क्योंकि सर आई एवरी थिंक अदर, क्योंकि कोड में नहीं लिखा हुआ, हेल्प टैब में गया था मैं तो शायद नहीं दे पा रहा था मैं, आई थिंक। अच्छा, like my understanding is it should be able to take all other arguments. यही प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे। फंक्शन ऑफ एक्स, ए की वैल्यू तो उसने ले ली 2, बट वो तो जरूरी नहीं है उसकी भी ले, ट्रू। मेरे ख्याल से दोनों ले लेना चाहिए, एक बार ट्राई कोशिश करना में भी सर, क्योंकि आई थिंक मैंने ट्राई करा था बट वो एरर थ्रो कर रहा था समथिंग। तो हो सकता है एरर थ्रो कर रहा हो, तो फिर एक को कांस्टेंट रख लेना जैसे पहले दिखाया था। ओके सर, ठीक है, क्लियर है। बताओ ये एनएलएम वाला जो फंक्शन था, मेन में तो यहाँ पे एक एनएलएम वाला फंक्शन था, एक और फंक्शन था जिसके ना कुछ एक्सरसाइज नहीं है, एक फिट डिस्ट्रीब्यूशन करके एक फंक्शन है, क्या नाम है बताओ? फिट डिस्ट्रीब्यूशन। ये अपना है एक मास करके एक पैकेज है, केवल उसमें अवेलेबल है, ठीक है। आप उसमें केवल 2 इनपुट देते हो, ठीक है, और आप क्या इनपुट देते हो? एक देते हो आपका डेटा क्या है और आपको कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फिट करने का मन है, ठीक है, और वो आपको उस डिस्ट्रीब्यूशन का एक एस्टिमेट निकाल के दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फिट डिस्ट्रीब्यूशन में मैं एक डेटा दे दूं और बोल दूं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन में फिट करना है, ओके, और वो आपको ऑटोमेटिकली एक क्या बोलते हैं, एक एस्टिमेट निकाल के दे देगा। ये यूजुअली आपके मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट के बेसिस पे ही होता है, राइट। तो whatever you are getting from NLM and fit distribution should usually be in the same region. Make sense, guys? Tell me. Yes. यस सर, बट जैसे वीबुल है तो वी कैलकुलेट तो उसमें तो आर में अलग होता है, तो हमें उस यूज करके एस्टिमेट अलग निकालने पड़ेंगे। ट्रू। वेबुल में अलग होता है क्योंकि आर के इनबिल्ट जो पैरामीटर्स फंक्शंस होते हैं वो अपने अलग होते हैं, उनके डिफरेंट है। ओके
सर ये फिट डिस्ट्रीब्यूशन क्यूक्यू प्लॉट वाले की जगह यूज हो रहा है क्या? नहीं, क्योंकि प्लॉट से इसका कोई मतलब नहीं है। फिट डिस्ट्रीब्यूशन इज फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा हैट, लैम्डा हैट, वो सारी चीजें। तो आप फॉर एग्जांपल इन मेरे पास एक्स में कुछ है क्या? नहीं है। x1 में कुछ है? नहीं है। कहाँ गए सारे एक्स? TS1 किससे बनाया था? XT से बनाया था। सो आई हैव समथिंग इन XT। नहीं, कैपिटल XT में होंगे। हाँ, तो अगर मुझे ये फिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, मैं कह रहा हूं कि ये मेरा डेटा है एंड आई वांट दिस टू फॉलो फॉर एग्जांपल दी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो मुझे बाय डिफॉल्ट एक लैम्डा की वैल्यू निकाल के दे देगा। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा हैट। आप देखोगे ये आपका मीन ऑफ XT भी यही होगा मेरे ख्याल से। ओके, मेक सेंस? यस और नो? टेल मी गाइस। यस सर। तो ये अल्फा एट लैम्डा एट निकालेगा। दूसरा देगा फिटिंग अ डिस्ट्रीब्यूशन, एज सिंपल एज दैट, नथिंग रिलेटेड टू क्यूक्यू प्लॉट। क्यूक्यू प्लॉट्स यहाँ पे हमने थोड़े बहुत यूज किए हैं क्योंकि हमारे पास ओरिजिनल डेटा रहता है, अपने को डिस्ट्रीब्यूशन मालूम रहता है, तो अपने को अगर कंपेयर करना है अपना फिट, क्या ये फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ गुड फिट फॉर आवर डेटा, तो अपने गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट करने के लिए क्यूक्यू प्लॉट्स कंपेयर कर सकते हैं, हिस्टोग्राम्स बना सकते हैं, लाइंस ऑफ डेंसिटी, प्लॉट ऑफ डेंसिटी, वो सारी चीजें भी यहाँ पे यूज है। क्यूक्यू प्लॉट बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक फंक्शन यूज किया था। क्या पॉइंट कौन सा था? पी पॉइंट्स फंक्शन करके था, टू फिगर आउट ऑल द प्रोबेबिलिटी जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग अपने को क्वांटाइल्स निकालने हैं, थ्योरेटिकल क्वांटाइल्स निकालने हैं। याद है सबको? यस। अपने CS1 में क्या करते थे? बस उसको भी सिमुलेट कर लेते थे। यहाँ पे हमने कहा नहीं, हम सिमुलेट नहीं करेंगे, हम पी पॉइंट्स यूज करेंगे। पी पॉइंट्स हमें क्या देगा? प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स निकाल के देगा, है ना। पी पॉइंट्स इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स। तो अगर मुझे 100 प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स चाहिए, वो बस 0 से 1 के बीच में 100 नंबर निकाल के दे देगा मुझे, इक्वली स्पेस। अगर मैं 1000 दूं तो 1000 निकाल के दे देगा। इसके अगेंस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे क्या करना था, पॉइजन के अगेंस्ट करना था, तो मैं क्या करूंगा? क्यू पॉइज ऑफ ये प्रोबेबिलिटी, कॉमा अगर मुझे पता है कि ऑलरेडी मेरा फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यहाँ पे मैंने क्या निकाल के रखा है, मीन ऑफ XT को लैम्डा में स्टोर कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और तो मैं लैम्डा की वैल्यू दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गए? एक्स एक्सिस पे जो क्वांटाइल्स है वो आ गए। ठीक है, देन ऑल आई नीड टू डू इज क्यू नॉर्म, है ना। और क्या करूंगा? यहाँ पे करना अप्रोप्रिएट नहीं होगा क्योंकि XT है ना, डिस्क्रीट नहीं है, और मैंने एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया उसको मॉडल करने के लिए, तो दैट वे इट इज थोड़ा सा गलत। तो मैं क्या कर सकता हूँ? XT1 में फ्लोर ऑफ XT कर देता हूँ, सो दैट इट बिकम्स डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देन एल ऑफ में एंड XQ में वापस QQ पॉइंट, एंड देन QQ नॉर्म, नहीं सॉरी QQ प्लॉट नॉन नॉर्मल है ना। तो अपने क्या करेंगे? पहले X से क्वांटाइल्स, राइट, देन XT1। देखो मेरे यहाँ पे कुछ क्वांटाइल प्लॉट बन गया। देन AB लाइन ऑफ 0,1 अपने को याद हो गई, राइट। कलर इक्वल्स रेड, LTY इक्वल्स 2, LWD इक्वल्स 2, एंड आई गेट अ X इक्वल्स Y का लाइन यहाँ पे। सर फिट डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम लोग नॉर्मल डेटा और फिट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्लॉट करते हैं वही मेन आंसर होता है ना ऐसे? यूजुअली हिस्टोग्राम ऑफ द ओरिजिनल डेटा एंड फिटेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो PDF उसके ऊपर ओवर प्लॉट करते हैं। तो आपका, हाँ बोलो। अगर एक कुछ भी जैसे एक्स का कुछ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, XYZ कुछ भी, एंड हमें नॉर्मल फिट करना है, तो हम लोग करेंगे ना R नॉर्म, फिर जैसे 2000 वैल्यू है जो भी, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है यार। यूजुअली अगर आपको ऑलरेडी आपको डेटा है, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है, राइट। आप क्वांटाइल प्लॉट की बात कर रहे हो कि नॉर्मल हिस्टोग्राम पे ओवर प्लॉटिंग की बात कर रहे हो? मैं नॉर्मल क्यू प्लॉट वाला नॉर्मल, वही तो क्यूक्यू प्लॉट में अब इन्होंने मेथड थोड़ा चेंज किया है। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम P पॉइंट्स यूज करेंगे उस X एक्सिस की क्वांटाइल्स को निकालने के लिए। तो मतलब ये दो मेथड हो सकते हैं ना, फिट डिस्ट्रीब्यूशन अलग से, और जैसे नॉर्म वाला चीज जैसे R गामा, R नॉर्म, अगर गामा फिट डिस्ट्रीब्यूशन अलग है, फिट डिस्ट्रीब्यूशन भूल जाओ। अच्छा, ये क्यूक्यू प्लॉट से रिलेटेड नहीं है फिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये मैं बस क्यूक्यू प्लॉट बनाने का ये एक तरीका है कि P पॉइंट्स यूज करना है बस। देखो ये फिट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ नहीं होगा तब भी चलेगा, फिट डिस्ट्रीब्यूशन कहीं यूज नहीं हो रहा। ओके, हाँ सर। टेल मी गाइस, डज दिस मेक सेंस टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस में था तो इतना ही, बोलो। Yes. या
फिर क्या था, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी था, जीवी जीपीडी था। कल हमने उसका एक सवाल किया था, कल या परसों किया था ना, जहाँ पे अपने एग्रीगेट कर रहे थे, राइट, ब्लॉक वाइज। तो यहाँ पे ब्लॉक निकालना अच्छा वो रहता है ना। तो परसेंट स्टार परसेंट अगर आपको मंथली निकालना है, 12 - 1 कर दो, डिवाइड बाय 12 करके फिर -1 कर दो, है ना। और अगर क्वार्टरली निकालना है तो जैसे हमने कल क्या किया था, 3 किया था शायद, है ना। बताओ हाँ कि ना। एक क्वार्टर में 3 महीने रहते हैं, तो 3 करोगे। एक साल में अगर एनुअल है तो एक साल में क्या होता है, 12 महीने होता है, तो 12 करोगे। ओके, मेक सेंस। तो परसेंट 12 यूज करके अपने निकाल लेते हैं। ओके, यस और नो। ब्लॉक नंबर निकालना और फिर ब्लॉक का मैक्सिमम अगर निकालना है तो कौन सा फंक्शन यूज करोगे, एग्रीगेट फंक्शन यूज करोगे। एनी क्वेश्चंस गाइस? नो सर। या कभी कभी हो सकता है ब्लॉक नहीं भी निकालना हो, किसी चीजों के बेसिस पे करना हो, फॉर एग्जांपल ईयर के बेसिस पे करना हो, तो बस स्विगल ईयर लिख दो, काम हो जाएगा। अगर ईयर और मंथ वाइज निकालना हो, ईयर कोलोन मंथ लिख दो, तो ईयर और मंथ वाइज भी निकल जाएगा एग्रीगेट फंक्शन के अंदर। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर समथिंग स्विगल समथिंग, समथिंग पहला वाला समथिंग क्या है, जिसका आपको मैक्सिमा सम जो भी निकालना है वो यूजुअली अपना जीवी जीपीडी में मैक्सिमा होता है, राइट। तो पहले केवल y की वैल्यू लिखो, y का कॉलम, कॉमा आपको किस वाइज निकालना है। अगर ब्लॉक वाइज निकालना है तो ब्लॉक जिस कॉलम में निकाले उस कॉलम का नाम से ब्लॉक। अगर ईयर वाइज निकालना है तो केवल ईयर, गिवन एक कॉलम है कॉल्ड ईयर इन द डेटा फ्रेम। अगर ईयर और मंथ दोनों निकालना है तो ईयर कोलोन मंथ दे सकते हो। फिर लास्ट में डेटा कहाँ से आया, वो डेटा फ्रेम का नाम, और आपको क्या निकालना है, मैक्स निकालना है, सम निकालना है, तो कॉमा केवल मैक्स लिखोगे तो मैक्सिमम आ जाएगा फॉर ईच ऑफ दोज ब्लॉक्स। या एक बार वो आ गया, देन इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन टिल नाउ। वही फिट करोगे एक डिस्ट्रीब्यूशन को, क्वांटाइल्स प्लॉट करोगे, हिस्टोग्राम करोगे, उसके ऊपर ओवर प्लॉट करोगे फिटेड डिस्ट्रीब्यूशंस को, उसके बाद वही लॉजिक है पूरा। टेल मी गाइस, एनी क्वेश्चंस? बताओ। हमने ईवीटी तक तो कर लिया, कॉपुलस, री इंश्योरेंस, ये सब बाकी रह गया। ये अपने धीरे धीरे आगे के क्लासेस में, जैसे अपने वीकडेज में होंगे, उसमें वो और पास्ट पेपर्स के डाउट्स कर लेंगे। सॉरी कार्तिक, बोलो सर। इन एग्रीगेट फंक्शन एक्चुअली डू इज व्हाट, डिवाइड इन ग्रुप्स एंड देन ग्रुप में जो हम फंक्शन लगा रहे हैं वो रन करके एंड देन आउटपुट थ्रो करता है। एकदम 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 एकदम। Any other questions, doubts from what we did? So we have done what chapters 10, 11, 12 आज किए, 13, 14 किया, 15, 16 किया, राइट। 16 तक किया आई थिंक हमने, 16 भी नहीं किया, 15 तक ही किया है, 15, 16 तक कर लिया है ना। So we have done up till chapters 9 to 16। कल वाला ही पेस मेंटेन हुआ, बट हमने ये पोर्शन कंप्लीट किया है। So close to 60, 65, 67% of the syllabus we've tried to covered in this 2-day marathon। पहले दिन हमने शायद Y2 नहीं करते तो वो भी हो जाता, बट our decision was that we do the Y2। रिमेनिंग क्लासेस में जो वीकडेज में अपने होती है, we'll try to do a couple of things, ठीक है। The first one is taking up any doubts from the past papers। most of the past papers के आपके पास solved के पूरे walk through videos हैं, you can watch those। तो लास्ट के 2 पेपर्स है ना, उसके आई डोंट थिंक देयर आर एनी वीडियोस, राइट। सो फॉर दोज चैप्टर्स आई थिंक कार्तिक आपका भी डाउट था और किसी का एक और डाउट था। फॉर दोज वीडियोस लेट्स हैव अ लाइक अभी जो क्लासेस होंगे कंसेक्यूटिवली इस वीकडेज में, उनमें वो सब सारे डाउट्स पिकअप करते हैं। ओके हाँ तनीषा। सर मुझे बस एक छोटा सा मीडियन रिलेटेड डाउट था। हाँ बोलो। जैसे हमारे पास सैंपल डेटा होता है, हम लोग सिमुलेट करके जो डेटा बनाते हैं उसमें नॉर्मली मीडियन 0.5 लग जाता है, मतलब मीडियन ऑफ एक्स लग जाता है, जैसे एक्सेस सिमुलेशन बहुत सारा। अब हमारे पास अगर डिस्ट्रीब्यूशनल डेटा है उसमें हमें इंटीग्रेट वाला पार्ट ही करना होता है, या इसके अलावा भी कोई जैसे डी 3 पैरामीटर परेटो है तो उसका वो निकालना था मीडियन, तो उसके लिए हमने उसके लिए इंटीग्रेट करना ही होगा क्योंकि आपके पास क्यू परेटो है नहीं ना। तो जिनका वो नहीं है तो आप पहले पी परेटो निकालोगे, मतलब डी परेटो बनाओगे, डी परेटो निकालोगे, फिर आपको वो एक इंटीग्रेट वाला फंक्शन बनाओगे जो आपको 0 से -∞ to x से वो कर दे। अपने केस में 0 to x से बिकॉज परेटो स्टार्ट्स फ्रॉम 0 है ना। फिर 0 to m से एक फंक्शन बनाओगे जो आपको इंटीग्रेट कर दे। फिर क्या करोगे, दैट -0.5 का एक
बनाओगे इनफैक्ट एब्सोल्यूट ऑफ दैट -0.5 का, ताकि 0 आ जाए, ताकि अपने को वो ऐसा मिले कि वो 0 मतलब 0.0 मतलब जितना मतलब वी कैन पुट इट इन द एनएलएम फंक्शन बेसिकली। पर्पस ये है अपने को उसको एनएलएम फंक्शन के अंदर डालना है। क्यों एनएलएम फंक्शन डालने के अंदर तो वो चलेगा, क्यों? क्योंकि अगर वो -0.5 और उसका मॉडुलस 0 के पास आया तो इसका मतलब m मेरा 0.5 के पास है, हाँ राइट? m 0.5 के पास है मेरा, वो मीडियन है। हाँ। एंड सर एक और पूछना था बस, जो एनएलएम फंक्शन यूज करते हैं हाँ। उसमें जो हम वो डालते हैं फंक्शन की पी, हाँ जो पी हाँ डालते हैं हाँ उसमें वो यूजुअली मीन वगैरह लेता है। तो मैंने एक क्वेश्चन किया था परेटो वाले जिसमें मीन मेरा 10 आ रहा था, हाँ बट आई जस्ट ट्राइड 5 ऐसे लिख के रैंडम, तो उसका आंसर भी सेम ही आ रहा है। तो हाँ हम यूजुअल नंबर्स ले सकते हैं या मीन ही लेना पड़ेगा? नहीं, आपके केस में सेम आ रहा हो बट जरूरी नहीं है सेम आए। तो हमें मीन वगैरह ही लेना है। एग्जैक्टली कोशिश करो कि उस जो आप पैरामीटर एस्टिमेट कर रहे हो उस पैरामीटर का आपका सेंट्रल मेथड ऑफ मोमेंट्स एस्टिमेट वैसा कुछ ले लो, ठीक है सर। ठीक है? कूल। एनीथिंग एल्स गाइस? Perfect. Then I'll close for today. Thank you everyone for joining. And I know 2 घंटे की क्लास लगातार 3 दिन, it's pretty exhausting given you have just 15 days away from the exam. It's taxing as well to take out that kind of time. But thank you everyone. आप लोग ये बताओ, आप लोग को ये यूजफुल लगा ये सेशंस? मतलब you can be completely frank, honest. What can be changed? What can be done different so that these are more useful? But tell me, क्या आप लोगों को लगा like अच्छा ये नहीं यूजफुल लगे कि नहीं, ये बताओ कि क्या और किया जा सकता था, क्या बदला जा सकता था। ये याद में रखना कि अपने पास 4-5 घंटे ही टाइम था, तो उस नजरिए से सोच के देखो इसमें और क्या किया जा सकता था टू मेक योर एक्सपीरियंस बेटर, वो बताओ मुझे। सर हाँ सर थोड़े कमेंटिंग वाले पार्ट में फोकस हो सकता तो। अच्छा, कमेंटिंग वाले में और फोकस हो सकता था। ओके, दैट्स नंबर 1। व्हाट एल्स? सर एग्जैक्टली सम चैप्टर्स में ना वर्क एक्सरसाइजेज है, तो एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा, हम जस्ट रीड थ्रू कर रहे हैं तो वो हमें पता नहीं लगता कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जाना है, जस्ट हमें एक टेम्पलेट यहाँ पर पता है तो राइट ट्रू। टू बी वेरी ऑनेस्ट कार्तिक, दैट कैन बी डन वाया पास्ट पेपर सॉल्विंग, है ना? यस सर, राइट। अपने कोशिश करेंगे, ठीक है? सो आई विल ट्राई टू डू दीज 2 थिंग्स। नंबर 1, पास्ट पेपर सॉल्विंग की क्लासेस अपने कर ही रहे हैं इस वीकेंड, so that will help to solve that. As far as comments are considered, what I have realized personally, जितने आप comments खुद पढ़ोगे ना उतना सबसे अच्छा होगा, ठीक है? Not to say that we could not have included, we could have definitely focus more कि अच्छा इसमें ऐसे comments आते हैं, इसमें ऐसे comments आते हैं, but for now what you can do now is try to read as many comments. मतलब जब past papers देखते हो ना तो comments जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, ठीक है? Anything else guys? श्योर हर्षिता, अपने कोशिश करेंगे कि अपने जब पास पेपर्स अभी प्रैक्टिस करें अपने मशीन लर्निंग के 1-2 क्वेश्चन उठा के करें जरूर से। एनीथिंग एल्स? Cool. I'll keep these things in mind. Thank you everyone. Thanks a lot for again taking out the time for this.